हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शीतल देवी पुनिया और आज मैं आपके सामने क्लास 11 की हिस्ट्री का थीम 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे मैंने जो एक्टिविटी क्रिएट करके इसके साथ अटैच की है, इस वीडियो के साथ कैसे आप उसको ऑनलाइन खेल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन को कहते हैं जो कि मेसोपोटामिया रीजन में सब डेवलप हुई थी। मेसोपोटामिया रीजन इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये दो नदियों के बीच में लोकेटेड था। रिवर टिग्रिस, ये आप देख सकते हैं मैप में, और रिवर यूफ्रेट्स। तो आपकी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये इन दो नदियों के आसपास, इनके बीच में डेवलप हुई थी। जो प्रेजेंट डे कंट्री इराक है, यहीं पे वो डेवलप हुई थी और इराक का पुराना नाम भी मेसोपोटामिया है। और ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो जो सिटी लाइफ था वो यहीं पे शुरू हुआ था, दूसरा राइटिंग की जो डेवलपमेंट हुई थी वो यहीं पे हुई थी, और जितनी भारी मात्रा में लिटरेचर इनका पाया जाता है वो और किसी दूसरी सिविलाइजेशन का इतना रिटन कंटेंट नहीं मिला। इन्होंने मैथमेटिक्स में भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रखी थी और स्क्वायर रूट वगैरह का वैल्यू निकाल लिया था, और इनके काफ़ी सम्स भी टैबलेट्स पे लिखे हुए मिले हैं। और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी ये काफ़ी एडवांस थे। सोलर और जो लूनर एक्लिप्सेस होते हैं ये उनको अच्छे से रिकॉर्ड करते थे और उनको काउंट करके रखते थे। जो राइटिंग सिस्टम था यहाँ पे डेवलप होके फिर ये 2000 BC तक जो है काफ़ी स्प्रेड हुआ था। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में स्प्रेड हो गया था, नदरन सीरिया की तरफ भी स्प्रेड हुआ, और टर्की वाले रीजन में भी ये राइटिंग सिस्टम फैल गया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि श्योरली कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता है, कि पहले सिटीज़ डेवलप हुए फिर यहाँ पे राइटिंग डेवलप हुई, कि क्या सिटी लाइफ और जो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग है उसके बीच में कोई लिंक है। ये तो सभी को पता है कि जब आप गांव में रहते हैं, आप एक सिंपल सी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। खेतों में गए, क्रॉप्स उगाई, काट लिया और घर पे ले आए, उसको एंजॉय कर लिया, खा लिया, यही ज़िंदगी है। लेकिन जो शहर का जो लाइफ होता है उसमें आपको काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, ट्रेड करना पड़ता है, कुछ रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो फिर उस वजह से आपको राइटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और यही इस बात से साबित होता है कि जहाँ पे पहले सिटीज़ डेवलप हुए वहीं पे राइटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ था। जो सुमेर और अक्कड़ नाम के जो सिटीज़ हैं, ये सिटी किंगडम्स होते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर। कोई भी जैसे एक सिटी है और वही किंगडम भी है, तो हर सिटी का अपना सिस्टम हो सकता है। कोई टेम्पल सिटी है तो वहाँ पे प्रीस्ट किंग हो सकता है, कोई ट्रेड के बेसिस पे सिटी है तो वहाँ पे दूसरी तरह का राजा रूल कर रहा है, उनके अपने सिस्टम है। लेकिन कुछ इनके कॉमन फीचर्स भी थे। तो जो सुमेर और अक्कड़ है ये सदर्न वाले रीजन में डेवलप हुए थे, इमर्ज हुए थे। और 2000 BC के बाद एक बेबीलोन नाम का एक सिटी साउथ में, ये बहुत ज़्यादा सदर्न रीजन में इम्पोर्टेंट हो गया था, और इसकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे ही ये जो साउथ वाला जो पूरा रीजन है जिसमें सुमेर, अक्कड़ और सब आ जाते हैं, इसको बेबीलोनिया रीजन के नाम से फिर जाने लग गया था। एलेवन हंड्रेड के बाद से जो असीरियंस थे उन्होंने भी नॉर्थ रीजन में अपना असीरिया नाम का किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था। आगे चलते हैं, इनकी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं थोड़ा। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द रीजन वॉज सुमेरियन। सबसे पहले जो इनकी लैंग्वेज थी इस इलाके में जो बोली गई थी वो सुमेरियन थी। सुमेर सिटी था साउथ में। फिर धीरे धीरे यहाँ पे अक्कड़ लोग आके बसने लग गए, बस गए, सेटल हो गए। तो 2400 BC तक इसको इन्होंने सुमेरियन लैंग्वेज को अक्केडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह इसने ले ली। फिर अकेडियन लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी फली फूली, अलेक्जेंडर के टाइम तक ये फलती फूलती रही। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, इंडिया के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया था। लेकिन इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेज आ गई। कोई भी लैंग्वेज है अगर वो हज़ारों सालों तक यूज़ में रहती है तो टाइम के हिसाब से उसमें थोड़े बहुत चेंजेज आ ही जाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी अकेडियन में भी अलेक्जेंडर के टाइम तक आते आते थोड़े बहुत चेंजेस आ गए थे।
1400 BC के बाद से जो अरेमिक लैंग्वेज थी उसने भी एंट्री मारी, और ये जो अरेमिक लैंग्वेज थी ये हेब्रू लैंग्वेज के लगभग उससे मिलती जुलती थी, और ये 1000 BC के आसपास जो है स्टार्ट हुई थी, और आज तक ये इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया, ये जो ब्लू कलर के इंक से आपका जो टेक्स्ट दे रखा होता है हर चैप्टर में, अब तक 10th तक आपने पढ़ा, ऐसा उसमें इतना फोकस नहीं किया जाता था 10th की हिस्ट्री में, लेकिन 11th 12th में थीम हिस्ट्री है, इसमें ये हर चैप्टर का सोर्सेज दिए होते हैं कि कहाँ से जो आपके चैप्टर में जो लिख रखा है उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसमें भी आपके चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सकेवेशन हुए और उस एक्सकेवेशन से इतनी जानकारी मिली और उसको जो है फिर आपके चैप्टर में डाला गया। ये जो आर्कियोलॉजी थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना काम शुरू किया जाके मेसोपोटामियन रीजन में, ये 1840s में इन्होंने यहाँ पे शुरू किया था, और जो उरुक और मारी नाम की जो सिटी है वहाँ पे डेकेड्स तक बिल्कुल 10-20-30 सालों तक जो है खुदाई का काम चलता रहा। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो काफ़ी रिमेन्स भी पाए गए हैं, कोई भी चीज़ें जो अवशेष मिले हैं उनको भी आप पढ़ के जान के स्टडी करके उस जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसके बारे में जान सकते हैं। मेसोपोटामिया जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यूरोपियन लोगों के लिए, क्योंकि इनकी जो बाइबल है, बाइबल का फर्स्ट पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट। इस ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया गया है, थोड़ा सा जिक्र आया है कि यहाँ पे जो है एक शिमर नाम का सिटी था जो कि ईंटों से बना हुआ था। तो इतना देख के ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा, इनको ऐसे लगा कि हमें वहाँ पे जाके खुदाई करनी चाहिए, और अगर हमें किसी भी एक टैबलेट पे इसके बारे में लिखा हुआ मिल जाता है, जो स्टोरी बाइबल के अंदर दी गई है, अगर जो सृष्टि की रचना कैसे हुई थी उससे रिलेटेड, बिगनिंग कैसे हुई थी, तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी रेफ़र की जाती है। वो स्टोरी अगर यहाँ पे लिखी मिल जाए किसी भी टैबलेट्स के ऊपर, तो ये लिटरली प्रूव कर देंगे कि जो बाइबल में लिख रखा है वो बिल्कुल सत्य है। तो फिर इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई, और इसलिए इसी वजह से कि जो बाइबल में जो शिमर नाम के सिटी का जिक्र आया है, इसी वजह से उनको ऐसे लगता था कि ये हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है, कि हमारी बाइबल में जिसका जिक्र आया है। तो फिर जो है इन 1873 ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भी जो है एक एक्सपीडिशन, एक अभियान को पैसे दिए थे, फाइनेंस किया था, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम ने लॉन्च किया था। इन्होंने एक कैंपेन चलाया कि आप जाके मेसोपोटामिया में वहाँ पे एक्सकेवेशंस करो सुमेर के अंदर, और वहाँ पे कोई ऐसी टैबलेट मिल जाती है जिसमें ये बाइबल वाली स्टोरी मिल जाती है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो लेकिन ये सालों तक वहाँ पे लगे रहे, और इनको वो जो फ्लड वाली स्टोरी इसमें जो डिस्क्राइब करी गई है बाइबल में वो नहीं मिली। उनके जो एफर्ट थे वो बिल्कुल सारे फ्रूटलेस साबित हुए। अब ये स्टोरी क्या थी बेसिकली बाइबल में बताया गया है कि एक बार जो है जब सृष्टि खत्म होने वाली थी, तब भगवान ने एक नो नाम के बंदे को सेलेक्ट किया, उसको बताया कि अभी फ्लड आएगी, आप एक बड़ी सी बोट ले लो लकड़ी की, और उसमें हर स्पीशी की कुछ एक एक स्पीसी, जैसे एनिमल्स की, ह्यूमंस की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, वो स्पीसीज इसमें रख लो, और जब फ्लड आएगी तो ये उसके ऊपर तैरती रहेगी, और इस तरीके से जब फ्लड का पानी सूख जाएगा तब नई सृष्टि यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो ये ऐसी स्टोरी की तलाश में थे सारे आर्कियोलॉजिस्ट यूरोपियंस, इनको लेकिन ऐसी कोई स्टोरी नहीं मिली। एक थोड़ी सी से मिलती जुलती मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में एक स्टोरी मिली, लेकिन उसका जो हीरो था उसका नाम नो नहीं था, उसका नाम जिउसुद्रा था, और यह दूसरा नाम था उसका उतना पिश्तिन। तो फिर जो सेम टू सेम इनको मिली नहीं स्टोरी, इस वजह से ये सारे जो हैं डिसअपॉइंट हो गए थे। फिर 1960s के बाद इनको लगा कि अब इतनी मेहनत कर ली है
तो चलिए हम इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे, कैसी ज़िंदगी जीते थे, उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। और इस विचार के साथ साथ अब 1960s आते आते इनकी जो टेक्निक्स थी एक्सकेवेशन की वो भी काफ़ी एडवांस्ड हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा इनके पास रिफाइंड अब टूल्स थे। तो अब इन्होंने जो दूसरे क्वेश्चन थे उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, बाइबल वाली स्टोरी को ढूंढना छोड़ दिया। अब इन्होंने जो है कि ये कैसे इनके हाउसेज थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा इनका लाइफस्टाइल था, इसके बारे में इन्होंने एक्सकेवेट करना शुरू कर दिया। और जो हाउसेज इन्होंने एक्सकेवेट किए थे उनको इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। चलिए मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मेसोपोटामिया का जो रीजन है उसमें तरह तरह का के एनवायरनमेंट्स हैं, ऐसे नहीं कि एक ही टाइप का है। कहीं पे यहाँ पे बिल्कुल डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन्स हैं, ग्रासी प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं। इसके नॉर्थ ईस्ट में जो है ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स है, ये ऐसे शेप वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको अंडुलेटिंग प्लेन बोलते हैं, ये ऐसे ऊंचे ऊंचे टाइप। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ के जो है माउंटेन रेंजेस तक जाते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नदियाँ हैं, छोटी छोटी, जंगली फूल वहाँ पे आपको खिले हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी मात्रा में होती है, अपनी क्रॉप्स को ये उगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो खेती बाड़ी है वो स्टार्ट हुई थी बिटवीन 7000 to 6000 BCE। इस इलाके में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। जो इनके जो नॉर्थ में जो स्टेपी अपलैंड्स हैं, हाई रीजन्स हैं, तो वहाँ पे ये एनिमल हर्डिंग का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो वहाँ पे ये पशुओं को पाल लेते हैं, ये वहाँ का एक मेन ऑक्यूपेशन है। यूफ्रेट्स की जो ईस्टर्न साइड वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उन्होंने एक रूट की तरह भी काम किया कि अगर आपको ईरान की तरफ जाना है तो वो आप उनको यूज़ करके नेविगेशन में आप वहाँ तक जा सकते हैं। जो सदर्न पार्ट है मेसोपोटामिया का वो एक डेजर्ट है, लेकिन इस डेजर्ट में ही जो फर्स्ट सिटीज़ थे वो डेवलप हुए थे और राइटिंग भी यहीं पे डेवलप हुई थी। ये डेजर्ट में फिर सिटीज़ कैसे डेवलप हुए ये भी एक सोचने की बात है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स जो हैं बह के नीचे की तरफ आती हैं डेजर्ट में और वहाँ पे ये काफ़ी सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डेजर्ट में आके। इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में नदी का पानी डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे चैनल्स में। तो वो यहाँ पे काफ़ी सिल्ट डिपॉजिट कर देती है ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स। सिल्ट काफ़ी फर्टाइल होती है, तो जब फ्लड आएगी तो वो आसपास के इलाकों में फैल जाएगी और वहाँ पे फिर एक पतली सी लेयर बन जाएगी फर्टाइल मिट्टी की, और वहाँ पे फिर वो अच्छे से आप खेती बाड़ी कर सकते हो। तो इस वजह से ये जो डेजर्ट था ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर जो सिल्ट लेके आती थी उसकी वजह से ये इतना फर्टाइल और यूज़फुल रीजन बन गया कि इसमें पहले सिटीज़ डेवलप हुए थे। तो यहाँ पे ये वीट उगा सकते थे। बार्ले होता है जो आप नवरात्रों में घरों में उगाते हैं उसको जौ बोलते हैं। पीस उगाते थे, लेंटिल्स होती हैं, पल्सेस। तो इन रीजन्स में ये सब क्रॉप्स उगा सकते थे। तो चाहे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी रेनफॉल होती थी लेकिन फिर भी ये जो रीजन था सदर्न वाला बहुत ही ज़्यादा ये फर्टाइल था। चलिए स्टेपीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स हैं और जो वहाँ के जो माउंटेन स्लोप्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। लोग जो हैं एनिमल्स को रियर कर सकते थे और उनसे जो है इनको मीट मिलता था, मिल्क मिलता है, और जैसे भेड़ बकरियाँ होती हैं तो उनसे वूल भी जो है मिलती है काफ़ी भारी मात्रा में, जिसको ये यूज़ कर सकते हैं। फिश भी वहाँ पे अवेलेबल थी नदियों में, और इनके जो पाम के जो ट्रीज थे, डेट पाम, उनसे इनको ये डेट्स मिलते थे। समर के सीज़न में ये इनको प्रोवाइड होते थे। तो
हम ऐसा नहीं मान के चल सकते कि सिर्फ इसी प्रोस्पेरिटी की वजह से यहाँ पे सिटीज़ डेवलप हुए। कहीं पे भी अगर कोई सिटी डेवलप होता है तो उसकी डेवलपमेंट का रीज़न होता है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है काफ़ी फील्ड्स में उसने प्रोग्रेस की है, इस वजह से वहाँ पे सिटी डेवलप हुए हैं। ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म का टाइटल दे के इन्होंने यही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब इकोनॉमी एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के अलावा काफ़ी सारे फील्ड्स में अलग एस्पेक्ट्स में डेवलप होती है, तभी वहाँ पे सिटीज़ डेवलप होते हैं और ऐसे वहाँ पे टाउन्स इमर्ज होके आते हैं। जो अर्बन इकोनॉमी होती है वहाँ पे ट्रेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, वहाँ पे सर्विसेज होती हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की। तो जो सिटी पीपल होते हैं उनकी एक विशेष बात ये होती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और यही जो है यहाँ पे सिटी डेवलपमेंट का फिर कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक बंदा है जो स्टोन सील्स को कार्व करता है, स्टोन सील्स के ऊपर डिज़ाइन बनाता है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारा काम अकेला ही कर लेगा, खुद ही पत्थर खरीद के लाएगा कहीं से, फिर खुद ही पत्थर को कार्व करेगा, फिर उसको उसके लिए टूल चाहिए ब्रोंज के बने हुए, खुद ही ब्रोंज लेके और पहले टूल्स बनाएगा और फिर टूल बना के वो सील को कार्व करेगा। नहीं, उसको इस सील कार्व करने के लिए काफ़ी सारे और भी एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए। उसको कोई ऐसा बंदा भी चाहिए जो कि जिसके पास ब्रॉन्ज टूल्स हैं, कोई ऐसा बंदा भी चाहिए जो ब्रॉन्ज टूल्स बनाता है, फिर एक चाहिए जो बेचता है। मतलब काफ़ी सारे लोग इस एक बंदे की हेल्प करेंगे, तो ये इन लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको कलर्ड स्टोन्स भी चाहिए, ये तो है नहीं कि ये जाके दूसरे देश में पहले खरीद के लाएगा, तो एक ऐसा भी ट्रेडर चाहिए जिसका बिजनेस ही ये है कि वो कलरफुल स्टोन्स बाहर से खरीद के लाता है। अगर ब्रॉन्ज टूल बनाने वाला बंदा है उसको भी काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है, उसको भी ऐसे चाहिए जो इसको मेटल ला के दे दे, इसको चारकोल ला के दे दे। चारकोल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चारकोल होता है जब आप लकड़ी को ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप जब जलाते हैं तो ये चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है और ये फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। पुराने ज़मानों में चारकोल को यूज़ करते थे। तो इस बंदे को मेटल वाला भी चाहिए, चारकोल की सप्लाई वाला भी चाहिए, तभी तो मेटल पिघला के ब्रोंज बना सकेगा। तो जैसे इस एग्जांपल से क्लियर कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो सिटी लाइफ का मेन फीचर होता है, कि ऐसा नहीं है कि फार्मर की तरह गांव में जैसे होता है सारे काम एक खुद ही कर लेता है फार्मर। यहाँ पे उसको अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इतना सब देख के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सिटी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस सब को मैनेज करती है, ट्रेड को मैनेज करती है, जो चीज़ें बाहर से आती हैं उसको स्टोरेज करके भी रखती है, जो गांव से फूड सप्लाई आती है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वगैरह उसको भी स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। तो ऐसे सिस्टम में श्योरली कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कमांड देते होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस कमांड को ओबे करते होंगे। तो जो अर्बन इकोनॉमीज़ हैं इनको रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है कि कितना ट्रांजैक्शन, कोई चीज़ें कहाँ से कितनी आई, उसके कितने जो है करेंसी पे कर दी, तो इस सब के लिए जो है राइटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर साथ में थोड़ा सा बॉक्स में बता रखा था आपके कि जो अर्लीस्ट सिटीज़ थे जो ब्रॉन्ज एज के वो 3000 BC तक जाते हैं। अगर वो ब्रॉन्ज को यूज करते हैं उसका मतलब है उनको कॉपर भी लेके आना पड़ेगा और टीन भी लेके आना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मिला के ही ब्रॉन्ज जो है बनता है। तो ये दूर दूर के जगहों से जाके इसको लेके आते थे। अगर आपको अच्छी खासी ये कार्विंग करनी है तो उसके लिए आपको गुड क्वालिटी मेटल के टूल चाहिए, और अगर अच्छी एक्यूरेट कारपेंट्री करनी है उसके लिए भी आपको मेटल के गुड क्वालिटी टूल चाहिए, ड्रिलिंग बीड्स चाहिए, और कार्विंग स्टोन सील्स के लिए भी आपको ब्रोंज के टूल्स चाहिए, और शेल कटिंग के लिए भी आपको ये टूल्स चाहिए। जैसे ये शेल आपको दिखा रखा है तो इसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बना रखा है, ये भी इसके लिए भी आपको अच्छे खासे गुड क्वालिटी टूल्स चाहिए जो कि मेटल से ही पॉसिबल हैं, और इस वजह से इनका ट्रेड भी जो है डेवलप
हुआ था। द वर्का हेड, ये एक बॉक्स में दे रखा है आपकी बुक के अंदर। ये जो बॉक्सेस में दे रखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के बेसिस पे जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 3 पैराग्राफ्स आते हैं जिनमें 5 मार्क्स ईच होते हैं। कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको ये सब जानना चाहिए कि इसके अंदर कैसा कंटेंट लिखा है। जो वर्का हेड है, ये वाला जो स्टैचू यहाँ पे दे रखा है, ये वर्का हेड के नाम से जाना जाता है। ये वाइट मार्बल में बना हुआ है। 3000 BCE में ये बनाया गया था और ये उरुक से जो है एक्सकेवेट हुआ है। इसके जो आईब्रोज हैं वो लैपिस लजुली स्टोन की बनी हुई है। ये जो स्टोन दे रखा है ये लैपिस लजुली है। इसकी आईज के लिए इन्होंने शेल और बिटुमेन यूज़ किया है। शेल तो वाइट कलर वाला पोर्शन के लिए, बिटुमेन ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, तो वो भी इन्होंने यूज़ किया है। इसके माथे के बीच में ये एक ग्रूव दे रखी है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऑर्नामेंट जो मेसोपोटामियन औरतें हैं वो पहनती हों। ये एक बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये पीस ऑफ स्कल्पचर, और ये जाना जाता है इसकी जितनी अच्छी से इन्होंने जो मॉडलिंग की है इसके माउथ की, चीक्स की और चिन की, क्योंकि अभी इनकी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी इस सेम टाइम पे जो इंडिया में सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनके जो हमें ये मिलते हैं स्कल्पचर्स, आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि लिप्स की कोई शेप ढंग की नहीं है, चिन देख लो, आईज और नाक, लेकिन इसकी कितनी ब्यूटीफुली है, जैसे प्रेजेंट डे होते हैं, कितने पतले इसके लिप्स हैं। तो ये एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर है। ये हड़प्पन डांसिंग गर्ल है, आप इसकी शेप देख सकते हो कैसे बना रखी है। सिटीज़ के अंदर जो चीज़ें गुड्स हैं उनका कैसे मूवमेंट होता था ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अब टाइटल तो इन्होंने ये दे दिया, पर इसके अंदर इन्होंने कुछ और ही बताया है कि जो मेसोपोटामियन रीजन था, नो डाउट कि यहाँ पे फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, अच्छे खासे थे, बहुत प्रोडक्शन होता था, लेकिन इनके पास बेचारों के पास कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे, इनके पास स्टोन्स नहीं थे टूल्स बनाने के लिए, इनके पास सील्स बनाने के लिए भी स्टोन्स नहीं थे, और जो ज्वेलरी वगैरह में डालते हैं प्रीशियस स्टोन्स वो भी इनके पास नहीं थे, ना ही इनके पास कोई अच्छी क्वालिटी की लकड़ी थी। इनके पास सिर्फ डेट पाम थे और पॉपुलर ट्री थे। ये तो बिल्कुल सॉफ्ट वुड होते हैं, इसको आप फर्नीचर वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। ये पॉपुलर ट्री मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है। इसको जो पॉपुलर ट्री है उसको माचिस की जो तिल्लियाँ बनाते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। आप उसे समझ सकते हो कि कितनी सॉफ्ट इसकी लकड़ी होती है। तो ये बेचारे थोड़े से दुखी थे कि इनके पास कोई भी हार्ड चीज़ नहीं थी, चाहे वो मेटल है, चाहे स्टोन है, चाहे वो लकड़ी है, इनके पास सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें थी। तो उस सॉफ्ट लकड़ी से ना ये व्हील्स बना सकते कार्ट्स के, क्योंकि कार्ट में वजन डालेंगे तो सॉफ्ट लकड़ी का है तो व्हील कोलैप्स कर जाएगा, ना ही उससे वो बोट बना सकते, और इनके पास बेचारों के पास कोई मेटल भी नहीं थी टूल्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए, ज्वेलरी वगैरह के लिए। तो इन चीज़ों के लिए इनको दूसरे जो नियर बाई रीजन्स थे उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था और उनके साथ ही चीज़ें एक्सचेंज करते थे। इसी वजह से इनका ट्रेड की जो है इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। मतलब भगवान ने एक अच्छी सेटिंग कर दी कि आपके पास सारी सॉफ्ट वाली चीज़ें हैं, उनके पास हार्ड वाली चीज़ें हैं, अच्छे से एक्सचेंज करो और अपनी ज़िंदगी जियो। तो इन्होंने जो है जो नियर बाय रीजन थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज किया होगा। जो इनका टेक्सटाइल था, जो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस थी, तो फिर इन्होंने बदले में लकड़ी ली होगी, कॉपर लिया होगा, टिन लिया होगा, सिल्वर लिया होगा उनसे, सोना भी लिया होगा, शेल लिया होगा और स्टोन्स भी लिए होंगे टर्की से, ईरान से और अक्रॉस द गल्फ़। यहाँ पे गल्फ़ कौन सी है? पर्शियन गल्फ़ को जो है इन्होंने गल्फ़ बोला है। और ये जो रीजन्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, टर्की, ईरान और पर्शियन गल्फ वाले इलाके की, इन बेचारों के पास फूड रिसोर्सेज की कमी थी। यहाँ पे ऐसे कंडीशंस नहीं थी कि एग्रीकल्चर वगैरह अबंडेंस में ग्रो कर सकें, तो इनको भी अच्छा लगा कि हमें एक्सचेंज करने के लिए कोई अच्छे नेबर्स मिल गए हैं।
तो इतना जब इनका हाई लेवल पे एक्सचेंज होता था इतनी सारी चीज़ें, तो उससे ये साफ साफ पता चलता है कि वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती होगी जो ये ट्रेड एक्सचेंज होता था इसको मैनेज करके रखती होगी, क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स तो नहीं जा सकते ना, जितने फार्मर्स हैं अपने क्रॉप्स लेके दूसरे देश में जा रहे हैं एक्सचेंज कराने, तो कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, शहरी विकास की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको गुड ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जैसे आप बैल वगैरह यूज़ करते हो, कार्ट्स यूज़ करते हो, रास्ते में बैलों को कुछ खिलाना भी पड़ेगा, तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा और अर्बन इकोनॉमी इसको जो है अच्छे से निभा नहीं पाएगी। तो ये लोग जो हैं ऐसे एक्सपेंसिव वाले ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करते थे और इनके पास तो बोट्स होती थी, बार्जेज होते थे जो ये नदियों में यूज कर लेते थे। बार्ज भी एक तरह की बोट होती है जो बहुत लंबी सी होती है, जिसका फ्लैट बॉटम होता है और काफ़ी लंबी होती है, उसको बार्ज बोलते हैं। उसमें कार्गो डाल के ये दूसरे इलाकों में ले जाते थे। रिवर करंट को भी यूज करते थे, जैसे नदी का जिधर फ्लो है उधर जाना है तो बहुत आसानी रहेगी, ज़्यादा माल रख के भी लेके जा सकते हो। ऑपोजिट दिशा में जाना है तो आप ये देखोगे कि विंड हमारे पीछे से अगर बह के आ रही है तो फिर जो है हम करंट वाले इफ़ेक्ट को काउंटरैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इसमें तकलीफ फिर जो है बोट को चलाने में नहीं होगी। तो इनकी जो नदियाँ थी उन्होंने काफ़ी इनको हेल्प करी कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इनका कंफर्टेबल रहता था। ये सिर्फ दूसरे देशों के साथ ट्रेड के लिए ही नदियाँ यूज़ नहीं करते थे, खुद ही मेसोपोटामियन रीजन में ही एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने के लिए ये जो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो मेन रिवर में से छोटे छोटे चैनल निकल के जाते हैं, ये उनको भी यूज़ करते थे अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकल एरियाज़ में भी अपना माल जो है भेजने के लिए। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उन्होंने भी यहाँ की प्रोस्पेरिटी में काफ़ी रोल प्ले किया। मारी एक ऐसा सिटी किंगडम था जिसकी प्रोस्पेरिटी का कारण रिवर यूफ्रेट्स थी, क्योंकि ये एक मेन ट्रेड रूट था और यहाँ से जो भी अपनी कार्गो लेके जाते थे शिप्स में, माल भर भर के लेके जाते थे नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, तो ये हर किसी से जो है टैक्स लेते थे और मारी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस सिटी हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में आगे बताया गया है इस चैप्टर में। राइटिंग का मतलब होता है कि जो आपके स्पोकन साउंड्स हैं उनको आपने एक विजिबल साइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। जो फर्स्ट टैबलेट्स हैं जिन पे कुछ लिखा गया वो 3000 BC में लिखी गई थी। इनके अंदर पिक्चर लाइक साइंस होते थे और नंबर्स होते थे, और जो सबसे पहली टैबलेट्स पाई गई हैं उसमें 5000 लिस्ट मिली हैं, जिनमें ऑक्सन होते हैं, बैल जो खेतों में यूज करते हैं, इसका प्लूरल होता है ऑक्सन। फिश, ब्रेड के जो टुकड़े हैं, और इन सब की लिस्ट मिली है जो पहले के रिकॉर्ड हैं उनमें। और ऐसी भी लिस्ट मिली है कि जो टेंपल से काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं उरुक के टेंपल से, और उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो राइटिंग थी वो तब डेवलप हुई जब सोसाइटी को ऐसा लगा कि उसको रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत है। जो इनकी ट्रांजैक्शंस होती थी, सिटी लाइफ की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे सेम सीज़न में, जैसे गांव में हम देखते हैं क्रॉप का एक सीज़न होता है, उसको काटा तो उसी टाइम सारी चीज़ों का एक फिक्स सीज़न होता है, लेकिन शहर के अंदर इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अलग अलग टाइम्स पे होती हैं, अलग अलग सीजन्स में होती हैं, मल्टी लेवल पे होती हैं, तो इसलिए इनको रिकॉर्ड करने की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये जो राइटिंग का इनका सिस्टम था उसको चलाने के लिए इनके यहाँ एक बंदा होता था जिसको बोलते थे स्क्राइब। काफ़ी सारे स्क्राइब होते थे, इनका काम ही होता था लिखाई का काम करना, क्योंकि इनकी राइटिंग अपनी तरह नहीं थी कि पेपर लिया पेन लिया और उस पर जो है फटाफट आपने कुछ भी लिख दिया। इनके राइटिंग का सिस्टम बहुत ही टफ था
पहले ये गीली मिट्टी को लेंगे, गीली मिट्टी को जो है ये जो स्क्राइब था जिसका काम लिखना होता था, ये स्क्राइब का ही काम होता था। गीली मिट्टी को वो पीठ छेद के और एक ऐसी शेप देंगे जिसको हाथ में आसानी से पकड़ा जा सके, टैबलेट जैसी इसको शेप दे देंगे। और इसको, इसका जो सरफेस है उसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे ताकि उसके ऊपर लिख सकें। और फिर एक शार्प एंड का एक रीड होता है, रीड एक प्लांट होता है जिसको वो थोड़ा आगे से शार्प करके इसके ऊपर लिखते थे अपनी राइटिंग। और जो लिखते थे उसको क्यूनिफॉर्म कहते थे। इनकी जो राइटिंग थी वो ओब्लिकली लिखी होती थी। ओब्लिकली का मतलब है जैसे आपका ओब्लिक का साइन होता है, ऐसे तिरछी, ऐसे तिरछे लेटर्स में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तिरछे तिरछे जगह जगह पे ये आपको दिख रही है लुक्स। तो इनकी जो राइटिंग थी उसको क्यूनिफॉर्म बोला जाता था और ये ओब्लिकली लिखी होती थी, तिरछी लिखी होती थी। और रीड प्लांट को ये यूज करते थे, रीड प्लांट की ब्रांच लेके उसको आगे से शार्प करके तो गीली मिट्टी पे ही ऐसे बनाते थे डिज़ाइन, और फिर उसको सुखा लेते थे और सुखा के उसको पका लेते थे। तो अगर सुखा के उसको पका लिया तो अब उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल हो गई ये, ठीक है। और अब इनडिस्ट्रक्टिबल हो गई जब इन्होंने इसको यूज़ कर लिया, साल 6 महीने तक इसको देख देख के इन्होंने रिकॉर्ड्स चेक किए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको ये फेंक देंगे। तो इस तरीके से जो इन्होंने यूज़ किए और फिर फेंक दिए, क्योंकि उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। एक बार आपने मिट्टी पका ली, इसको तोड़ के आप फिर से गीली करके इस पर लिख नहीं सकते। तो ये काफ़ी सारी भारी मात्रा में यहाँ पे इनकी टैबलेट्स पाई जाती हैं। नए रिकॉर्ड के लिए फिर नई टैबलेट बना लेते थे, पुरानी वाली को फेंक देते थे। तो इसलिए हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के नंबर में मेसोपोटामियन सिटीज़ में ये टैबलेट्स पाई जाती हैं। और यही कारण है कि हम इतना ज़्यादा इन लोगों के बारे में जानते हैं जितना कि हम उस टाइम पे इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेम थे, ये सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। पर हमें हड़प्पा वालों के बारे में इतना नहीं पता क्योंकि उनकी राइटिंग, एक तो उनकी राइटिंग मटेरियल हमें कम ही मिला है और जो मिला है उसको हम पढ़ नहीं पाए, कोई भी आज तक उसको जान नहीं पाए। इट इज़ नॉट डिसाइफर्ड येट। तो लेकिन जो इनकी इतनी सारी ये ईंटें हैं, इन पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, उनको पढ़ लिया गया है और उसको पढ़ पढ़ के हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हद से ज़्यादा कंटेंट मिलता है। ये जो सबसे पहले इनकी जो राइटिंग का सिस्टम था, ये थोड़ा सा पिक्चर्स की तरह लिखते थे। जैसे कोई पिक्चर बना ली, जैसे आप वेल को दिखा रहे हो, आपने ऐसे ऐसे कुछ साइंस बना लिए, ये पिक्चर टाइप होते थे। लेकिन धीरे धीरे 2600 BC आते आते ये पिक्चर्स को छोड़ के इनके जो लेटर्स हैं वो क्यूनिफॉर्म बन गए। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेज शेप, कि इनकी जो ये पिक्चर्स हटके इन्होंने सिंपली ऐसे शार्प एंड वाले जो भी डिज़ाइन होते हैं ना, उनको वेज शेप्ड बोलते हैं। तो इनके ऐसे ऐसे साइंस ये डेवलप हो गए क्योंकि जब समय बीतता गया तो हो सकता है उनको लगा कि अब ये इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स हम बनाते हैं तो इसको हम छोटे सिंबॉलिक रूप दे सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे इसको इनकी एक यूनिफॉर्म सिस्टम इनका डेवलप हुआ था। और क्यूनिफॉर्म में जो लैंग्वेज लिखी गई थी सबसे पहले वो थी सुमेरियन। अब क्यूनिफॉर्म, आप सोचोगे फिर लैंग्वेज सुमेरियन है तो क्यूनिफॉर्म क्या है? क्यूनिफॉर्म जो है इनकी स्क्रिप्ट है। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी और पंजाबी की स्क्रिप्ट है गुरुमुखी। स्क्रिप्ट होता है राइटिंग स्टाइल, कि आप लैंग्वेज को किस स्टाइल में लिखते हैं। तो इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो, इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म कहलाती है। अब इनकी जो राइटिंग है वो यूज़ करने लग गए, डिक्शनरीज वगैरह बनाने लग गए, लीगल वैलिडिटी जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी ये यूज़ करने लग गए। लैंड ट्रांसफ़र वगैरह का जैसे मैटर होते हैं वो भी ये टैबलेट्स पे रिकॉर्ड करते थे। और राजा ने कोई बड़ी अचीवमेंट की है तो उसको भी ये टैबलेट्स पे ही खुदवा देते थे। और अगर राजा ने कोई नए लॉज बनाए हैं उनको भी वो टैबलेट्स में खुदवा के रख देते थे। अब जो सुमेरियन लैंग्वेज थी धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते वो एक्काडियन लैंग्वेज
के द्वारा रिप्लेस कर दी गई। मतलब अब सुमेरियन की जगह लोग अकेडियन लैंग्वेज बोलने लग गए थे, क्योंकि अकेडियन पीपल वहाँ पे आके रहने लग गए थे, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे, तो फिर इन्हीं की भाषा जो है ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। और ये जो अकेडियन थी ये 1st सेंचुरी AD तक यूज़ में थी, मतलब 2000 साल से भी ज़्यादा तक वहाँ पे अकेडियन लैंग्वेज बोली जाती थी। हाँ, द सिस्टम ऑफ राइटिंग, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो इनकी साउंड थी, जो क्यूनिफॉर्म साइंस में उसको रिप्रेजेंट किया जाता था, वो कोई वोवल या कॉन्सोनेंट नहीं होते थे। जैसे हमारी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उन 26 अल्फ़ाबेट्स को हम याद करके हम कोई भी 1000 पेजेस की भी हम स्टोरी लिख सकते हैं, 1000 पेजेस तक की स्टोरी लिख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा की लिख सकते हैं। पर इनकी ये डिफ़िकल्ट बात थी इनकी क्यूनिफॉर्म की, कि यहाँ पे कोई वोवल कॉन्सोनेंट नहीं थे, सिलेबल होते थे। सिलेबल होता है, सिलेबल इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 2 वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स एट्सेट्रा। तो इस तरीके से जैसे हम ये ले लें बाय, ये भी एक सिलेबल है, तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ साइंस इनको याद करने पड़ते थे जो भी स्क्राइब होता था उसको। मतलब ये एक टफ टास्क था कि अगर आपने राइटिंग और रीडिंग सीखनी है तो आपको हंड्रेड्स ये सिलेबल्स के साइंस याद करने पड़ेंगे। आपके अंदर ये भी टैलेंट होना चाहिए कि जो क्ले टैबलेट है आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। ये ना हो कि आप उस पर गीली टैबलेट को हाथ में लेके लिख रहे हैं और हाथ को इतनी ज़ोर से दबा दिया कि टैबलेट ही क्रश हो गई। तो आपको हैंडल करना भी आना चाहिए। आपकी राइटिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बिल्कुल स्लो स्पीड से लिखते हैं तो ये पूरी लिखने से पहले अगर ये क्ले की टैबलेट सूख गई तो फिर आप इस पर लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए एक स्क्राइब के अंदर इतने सारे टैलेंट होने चाहिए कि साइंस हंड्रेड्स वो याद कर सके, क्ले टैबलेट को हैंडल कर सके और उसकी राइटिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो। तो इस हम देख सकते हैं कि जो राइटिंग थी वो बिल्कुल ही एक स्किल्ड क्राफ्ट था, और अगर किसी को लिखना आता है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक बहुत ही बड़ी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता था। आजकल के ज़माने में राइटिंग कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल डल हो चाहे, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होती है। लेकिन मेसोपोटामियन टाइम में अगर आप हैंड राइटिंग आप लिख सकते हो तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो लिटरेसी के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामियन जो सोसाइटी थी, सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे लिटरेसी बहुत ही कम थी। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो लिख और पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ साइंस उनको याद करने पड़ते थे, और इन हंड्रेड्स में से काफ़ी सारे तो साइंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे, उनको याद ही नहीं कर पाता था कोई, तो इसलिए बहुत कम लोग वहाँ पे पढ़े लिखे पाए जाते थे। अगर कोई राजा उसको पढ़ना और लिखना आता है तो वो उसको इंस्क्रिप्शंस में ज़रूर खुदवाएगा, बड़ाई मारेगा कि मेरे को, हमारे राजा को जो है पढ़ना लिखना आता है। जो इनकी राइटिंग थी वो मोड ऑफ स्पीकिंग को ही रिफ्लेक्ट करती थी। जिस तरीके से ये बोलते थे उस तरीके से ही ये एज इट इज़ लिखते थे। जैसे एक लेटर का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई ऑफिसर किसी ऑफिसर का लेटर है, राजा ने जिसको कहीं पे काम करने के लिए भेज रखा है, तो उसका लेटर आता है तो वो बोलेगा टू माई लॉर्ड ए, मतलब यहाँ पे राजा का नाम आएगा। स्पीक्स दस सेज योर सर्वेंट बी, यहाँ पे उस बंदे का नाम आएगा। आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइंड टू मी, वो राजा को बता रहा है कि मेरे को आपने जो काम दिया था वो मैंने कर दिया। कि ये सेम टू सेम इनकी राइटिंग उस तरीके से लिखी गई जिस तरीके से ये बोलते थे। अब इनकी एक बड़ी सी मिथिकल पोएम है। मिथिकल पोएम होती है जो माइथोलॉजी से रिलेटेड होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बिल्कुल सच है या इमेजिनरी है। तो हर सिविलाइजेशन की क्रिएशन से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरीज होती हैं। हिंदुइज्म में मिल जाएंगी, बाइबल में तो है ही, कुरान में भी मिल जाएगी। तो इनकी भी एक क्रिएशन से रिलेटेड एक बड़ी सी लॉन्ग पोएम है। उसमें लिख रखा है, लास्ट में लिख रखा है कि लेट दीज वर्सेस बी हेल्ड इन रिमेम्बरेंस एंड लेट द एल्डर टीच देम। कि ये जो वर्सेस हैं, ये जो पोएम्स हैं, इनको सबको याद करना चाहिए, और जो बड़े हैं उनको ये दूसरों को सिखाने चाहिए, और जो बुद्धिमान लोग हैं और जो स्कॉलर्स हैं उनको इनके बारे में डिस्कस करना चाहिए।
और जो फादर्स हैं उनको अपने बेटों को ये चीज़ें रिपीट करनी चाहिए, ये पोएम्स। और जो हर्ड्समैन है, जो पशु चराने वाले लोग हैं, उनको भी, उनके भी कानों तक ये कविताएं पहुंचनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी है। अगर हम हमारे इंडियन मनुस्मृति जैसे इसको कंपेयर करते हैं, जिसमें लिख रखा है कि शूद्राज और विमेन को जो है वेदास नहीं पढ़ने चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वालिटी थी। ये कह रहे हैं कि जो हमारी क्रिएशन से रिलेटेड पोएम है, इसको सभी लोगों को पढ़ना और सुनना चाहिए। राइटिंग के क्या यूजेस थे, चलिए इनको देख लेते हैं। टाइटल है द यूजेज ऑफ राइटिंग, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से राइटिंग की जो शुरुआत थी वो राजाओं ने ही की थी। एक लॉन्ग एपिक है। एपिक होता है जैसे छोटी पोएम है उसको कविता बोलते हैं, और बहुत ही लंबी पोएम है उसको हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं, महाकाव्य। तो ये जो एपिक है उसका मतलब होता है महाकाव्य। जैसे महाभारता और रामायणा, ये भी एपिक्स हैं, पोएटिक फॉर्म में है और बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए इनको जो है हम एपिक बोलते हैं। एनमेकर एक राजा होता था। इसका यहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया है कि सिटी लाइफ और ट्रेड और राइटिंग जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ये एनमेकर जो है बहुत ही पुराने ज़माने में यहाँ पे रूल करता था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो एनमेकर था ये फर्स्ट रूलर था उरुक का, लेकिन आपकी बुक में लिखा है कि इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ उरुक। इन्होंने इसको मैनेज किया था। ये जो उरुक सिटी है ये बहुत ही अच्छा सिटी था, फेमस सिटी था। इतना फेमस था कि इसको द सिटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ का जो राजा था एनमेकर, वो चाहता था कि उसको लैपिस लजूली मिले और प्रीशियस मेटल्स मिले, वो क्योंकि वो अपनी सिटी को सुंदर बनाना चाहता था। तो उसके लिए उसने जो है अपने एक मैसेंजर को एराटा नाम की जगह पे भेजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर लोकेटेड थी। तो वो जो इनका मैसेंजर है वो बिल्कुल माउंटेन्स और ओशियंस को पार करके वहाँ पे जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है एराटा के रूलर से कि आप हमें लैपिस लजूली जो है प्रोवाइड करा दें। लेकिन वो उस एराटा के राजा को कन्विंस नहीं कर पाया। वापस आके अपने रूलर को उसने एनमेकर को बताया। एनमेकर ने फिर से वापस भेजा कि इस बार जा उसको ये बोल, ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम बदले में उसको ये दे देंगे। वो जाके बताता है, लेकिन फिर भी एराटा का रूलर नहीं मानता। फिर वो वापस आके अपने एनमेकर को बताता है कि नहीं, उसने मना कर दिया। फिर से एनमेकर उसको बोलता है, धमकी दे उसको कि हम अटैक कर देंगे। फिर वो जाके बेचारा उसको बोलता है कि हम अटैक कर देंगे, पर फिर भी वो राजा नहीं मानना। फिर वो आके वो राजा कहता है कि जाओ आपके एनमेकर को आप ये मैसेज दे दो। वो बेचारा जो मैसेंजर था इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने सबके वर्ड्स मिक्स कर दिए, वो ये भूल गया कि उसने अपने राजा को क्या बोलना है। तो फिर जो एनमेकर था उसने एक क्ले टैबलेट ली और उस पर कुछ लिख के दिया कि जा उसको ये दे दे, एराटा का जो रूलर है उसको। और उसने इस पे कुछ क्यूनिफॉर्म लिखे, जैसे क्यूनिफॉर्म तो मैंने बताया था कि नुकीली शेप के होते हैं, ने कुछ कुछ ऐसे लिख के भेजा था। तो जब इसने जाके ये टैबलेट एराटा के रूलर को दी, तो एराटा का जो रूलर था वो इसको देख के अपने माथे पे, उसने शायद ये एक्सप्लेन किया कि ये नेल्स हैं बड़ी बड़ी, वो अटैक कर देगा हमारे ऊपर। वो इसको देख के जो है माथे पे फ्राउनिंग कर रहा है और इनकी तरफ देख रहा है। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से ये साबित होता है, ये लैपिस लजूली स्टोन लिख रखा मैंने यहाँ पे। इस कहानी से ये साबित होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ट्रेड वगैरह को ऑर्गेनाइज करते थे और जो राइटिंग की जो डेवलपमेंट हुई थी, उसके लिए सबसे पहले राजाओं ने ही कदम उठाया था। चलिए आगे चलते हैं। अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स, इसको आगे पढ़ते हैं। 5000 BC में यहाँ पे जो है सेटलमेंट से स्टार्ट हुई। सेटलमेंट का मतलब है लोगों ने आके यहाँ पे बसना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो विलेज बने हैं या चाहे वो ग्रुप ऑफ हाउसेस था। यहाँ पे सदर्न पार्ट में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, और जो अर्लीस्ट सिटीज़ थे वो इस सदर्न पार्ट में ही डेवलप हुए थे। दीज सिटीज़ वर ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरह के सिटीज़ होते थे। कुछ ऐसे सिटीज़ थे जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुए थे, टेम्पल्स के आसपास, उनको टेम्पल सिटीज़ बोलते हैं। कुछ ऐसे भी सिटीज़ थे जो ट्रेड सेंटर्स
की वजह से वहाँ पे ट्रेड सेंटर था, इस वजह से तरह तरह के लोग वहाँ पे आके सेटल हो गए, तो ऐसे सिटीज़ का सिस्टम अलग होता था। कुछ ऐसे भी सिटीज़ थे जो इम्पीरियल सिटीज़ की तरह डेवलप हुए थे, कि जैसे अगर राजा का पहले से एक एरिया में है तो राजा को बहुत सारी लग्जूरियस थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आसपास में मार्केट लगने शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग तरह तरह के व्यापारी और एक्सपर्टीज वहाँ पे आके बसना शुरू कर देंगे, तो ये एक सिटी के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे वाले सिटी को हम बोलेंगे इम्पीरियल सिटी। जो ट्रेड की वजह से डेवलप हुआ उसको बोलेंगे हम ट्रेड सिटी। और जो कहीं पर टेम्पल है और उस टेम्पल की वजह से लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए हैं, तो वो उस सिटी को हम बोलेंगे टेम्पल सिटी। जो अर्ली सेटलर थे, जो सबसे पहले यहाँ के सेटल हुए थे, उन्होंने मंदिर वगैरह बनाना शुरू कर दिया, फिर उसको थोड़ा और बेटर तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट किया उन्होंने, और इस मंदिर को बनाने के लिए वो अलग अलग स्पॉट्स को सेलेक्ट करते थे विलेजेस के अंदर। जो सबसे पहले वाले इनके टेम्पल होते थे वो बिल्कुल ही सिंपल होते थे, कच्ची ईंटों के बने होते थे वो, और इन टेम्पल्स को माना जाता था कि ये इनके जो भगवान हैं, गॉड्स हैं, ये उनका रेजिडेंशियल प्लेस होता है। जैसे उर के अंदर मून गॉड का एक टेम्पल बना हुआ था। इनाना जो है इनकी एक गॉडेस थी, वो गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर थी। जैसे हमारे यहाँ गॉडेस ऑफ लर्निंग है माँ सरस्वती, तो ऐसे इनकी गॉडेस इनाना थी, वो लव एंड वॉर की डिपार्टमेंट की हेड उसको आप मान सकते हैं कि ये वाली चीज़ें उनके अंडर थी। अब धीरे धीरे ये टेम्पल जो है पक्की ईंटों से बनने लग गए और इनका साइज भी बढ़ता गया और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े टेम्पल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए गए। अब टेम्पल कैसे बना होता था ये उसका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने, कि जो रूम्स होते थे टेम्पल के वो एक कोर्टयार्ड के चारों तरफ बने होते थे। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। वरांडा और कोर्टयार्ड अलग अलग होते हैं, कई बच्चे कोर्टयार्ड को ही वरांडा समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आंगन की स्पेशल बात ये होती है कि इसके ऊपर छत नहीं होती। कोर्टयार्ड इज जनरली ओपन टू स्काई। तो वैसे तो ये ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह ही होते थे इनके जो शुरुआत वाले टेम्पल होते थे, लेकिन एक डिफरेंस था कि इनकी जो आउटर वॉल होती थी टेम्पल्स की रेगुलर इंटरवल्स पे वो कभी अंदर की तरफ जाती थी, कभी बाहर की तरफ आती थी। उनकी जो आउटर वॉल होती थी उसमें ऐसे आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन जो रेगुलर हाउसेस थे उनकी नॉर्मल दीवार होती थी। अब टेम्पल के अंदर जो भी गॉड होता था पर्टिकुलर, तो उसी की वो वर्शिप के ऊपर फोकस करते थे लोग। वहाँ पे अपने जितने भी ग्रेन्स उन्होंने खेतों में उगाए हैं, दही है, फिश है, मिल्क है, और सारी चीज़ें वो मंदिर में लाके जमा करा देते थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि गॉड ही सब चीज़ों का ओनर माना जाता था, कि चाहे जितने भी खेत हैं, जितने भी पशु हैं, जितना भी वाटर अवेलेबल है, रिवर्स हैं, रिवर्स के अंदर जितने जीव हैं, उन सब का ओनर गॉड है। तो इसलिए हमने जितना भी काम करके जो चीज़ें प्राप्त की हैं वो गॉड को वो ला के दे देते थे, फिर यहाँ से वो वापस डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों में। इसी वजह से जैसा मैंने बताया था कि जो पहली लिस्ट मिली है उनके ऊपर वो लिखा हुआ है ग्रेन्स के बारे में, बैलों के बारे में, कितने बैल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसी वजह से कि जब टेम्पल में चीज़ें उन्होंने जमा करा दी तो फिर लोगों को किसको कितनी दी, वो इसके लिए वो उनको रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती होगी। तो टाइम बीतने के साथ साथ अभी मंदिरों के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और भी काम होने लग गए। जैसे ऑयल प्रेसिंग, आपने सरसों उगाई है उसको प्रेस करके ऑयल निकालना है, उसका भी काम मंदिर के अंदर ही शुरू कर दिया। ग्रेन आए हैं उसकी पिसाई वगैरह भी स्टार्ट कर दी। कॉटन आई है तो स्पिनिंग भी इन्होंने यहीं पे स्टार्ट कर दी। जैसे वो ऊन होती थी इनके पास, कॉटन तो खैर उसका जिक्र नहीं आया, जैसे ऊन है तो उसको स्पिन करना स्टार्ट कर दिया, यहीं पे वूल बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका धागे बनाने स्टार्ट कर दिए, और फिर उसको वीविंग भी वहीं पे स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से मंदिर के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अब होने लग गई थी। ये जो एक्टिविटीज़ हैं धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ती गई जैसे जैसे शहरों की डेवलपमेंट होती गई। अब दूसरे सीन की बात कर लेते हैं। प्रोस्पेरिटी की कर ली, किस तरीके से सिस्टम चलता था वो कर ली।
ये यहाँ पे एक और सीन होता था कि सभी चीज़ें इतनी खुशनुमा नहीं होती थी। कभी कभार इनकी ज़िंदगी में दुख भी आ जाते थे, कभी कभार इनकी ज़िंदगी में झगड़े भी आ जाते थे। तो नेचुरल हज़ार्ड्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करने पड़ते थे। कई बार नदी में बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता था, तो एक साल जैसे फ्लड आ गई, दूसरी साल क्या पता पानी ही ना आए, नदी ने अपना बिल्कुल रास्ता ही बदल लिया, तो फिर बिल्कुल ही वाटर इनको अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर सूखा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से बेचारों को एक जगह से दूसरी जगह पे कई बार अपना विलेज शिफ्ट करना पड़ता था। और मेसोपोटामियन जो हिस्ट्री है वहाँ पे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि लोग विलेजेस को जो है छोड़ के और दूसरी जगह पे चले जाते थे। इसके अलावा मैन मेड प्रॉब्लम भी होती थी बेचारों की ज़िंदगी में। जो लोग नदी के ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं वो कई बार पानी ज़रूरत से ज़्यादा अपने खेतों में डाइवर्ट कर लेते थे, तो फिर इन लोगों के लिए जो नीचे नदी के निचले हिस्से में रहते हैं उनके लिए पानी बिल्कुल कम आता था। ये मैन मेड प्रॉब्लम हो गई। दूसरा ये था कि जो अपस्ट्रीम वाले लोग हैं, ऊपर के इलाके में जो रहते हैं, वो नदी की सिल्ट ही साफ ना करें, फिर नदी में बहुत ज़्यादा रेत ही रेत इकट्ठा हो गया तो पानी का फ्लो कम हो गया, नीचे वालों को फिर भी पानी कम मिलेगा। तो ये भी एक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी। तो कई बार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे पानी को लेके और ज़मीन को लेके। पानी को लेके तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे वाले इनको जाके बोलेंगे आप हमें पानी क्यों नहीं आने दे रहे, फाइट हो सकती है। लैंड की फाइट कैसे होगी? लैंड की फाइट ऐसे होगी जब नदी ने अपना कोर्स बदल लिया। यहाँ से पहले नदी जैसे आती थी, यहाँ पे 5 विलेज थे, लेकिन अब नदी ने कोर्स चेंज कर लिया, उधर चली गई। अब ये लोग यहाँ गांव छोड़ के यहाँ पे सेटल होना चाहेंगे। हो सकता है ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोग हों, वो इनको यहाँ पे रहने ना दे, कह दे ये हमारी ज़मीन है, लेकिन ये कहेंगे हम कहाँ जाएं, वहाँ पे तो पानी नहीं है। तो इस तरीके से लैंड से रिलेटेड भी इनकी कई बार फाइट्स हो जाती थी। तो यहाँ पे कंटिन्यूस वॉरफेयर्स भी होते रहते थे। इसी वॉरफेयर के चक्कर में इनको कुछ लीडर्स भी बन जाते थे, और वो लीडर्स जब फाइट में जब जीतते थे तो वहाँ पे हारने वालों से वो लूटपाट करके लाते थे, उन चीज़ों को अपने फॉलोवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वहाँ से लोगों को कैदी बना के भी ले आते थे और उनसे अपना काम करवाते थे, उनको अपने नौकर बना लेते थे या अपने गार्ड्स के रूप में अपॉइंट कर देते थे। तो ऐसे जो लीडर्स थे वो अपने फॉलोवर्स को काफ़ी प्रभावित करते थे कि काफ़ी पावरफुल है ये, जीत के चीज़ें लूट के लाता है और हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन ऐसे लीडर्स की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लंबे समय तक रूल करेंगे। लीडर्स आते थे चले जाते थे, दूसरा बंदा उससे पावरफुल हो गया, अब उसने लीडरशिप ले ली, पहले वाले को साइड में कर दिया। तो फिर इनको लगा कि अपनी लीडरशिप को परमानेंट करने के लिए हमें कोई अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो उन्होंने फिर वेलफेयर पॉलिसीज़ बनानी स्टार्ट कर दी, लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करने स्टार्ट कर दिए। जैसे टेम्पल्स को बिल्कुल ब्यूटीफाई कर दिया, टेम्पल में अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट दी, दान दी, तो इससे लोगों को अच्छा लगता कि हमारे गॉड की इतनी रिस्पेक्ट करता है। फिर लोगों का उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और लीडर अगर कोई नया लीडर आके उससे स्ट्रॉन्ग उसको चैलेंज भी करता है तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये लीडर्स जो हैं अपने इन बंदों को भेजते थे दूर दूर की जगहों पे, वहाँ से कीमती स्टोन लेके आते थे, मेटल्स खरीद के लाते थे और अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट देते थे और मंदिर को भी काफ़ी बेनिफिट देते थे। और फिर उन्होंने जो है जो टेम्पल की जो वेल्थ है उसको भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। मतलब लीडर्स ने अपनी क्वालिटीज़ दिखानी शुरू करी और उसके बाद लोगों में वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उनकी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग हो गई, और फिर धीरे धीरे वो किंग्स के रूप में कन्वर्ट हो गए। फिर अब इन राजाओं के पास स्टेटस होता था, अथॉरिटी होती थी कि अब मेरी जो कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मेरी बात सुनेंगे, मेरी कमांड को मानेंगे। अब ये रूलर्स जो हैं अपने जो गांव के लोग थे उनको इनकरेज करते थे कि आप हमारे सिटी के पास, पैलेस के पास ही आके सेटल हो जाओ, क्योंकि इससे उनको ऐसे लगता था कि आर्मी के लिए हमें सोल्जर्स की सप्लाई यहाँ से मिलती रहेगी। लोग भी इसको मान गए आसानी से, क्योंकि लोगों को भी बड़ी सेफ्टी फील होती थी कि अगर सारे एक साथ मिलके रहेंगे बड़े से इलाके में तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और ग्रुप की स्ट्रेंथ उनको फील होगी। उरुक जो है ये बहुत ही एक यहाँ पे एक वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स है, तो उसमें ऐसे डिपिक्शंस दिखाए गए हैं
कि काफ़ी आर्म्ड हीरोज हैं और उनके साथ उनके विक्टिम्स हैं। डिपिक्शन का मतलब है जैसे कोई भी एक क्ले टैबलेट है, उसके ऊपर इन्होंने एक पेंटिंग बना दी कि यहाँ पे हीरो खड़ा है हथियार लिए, और कुछ लोगों के चेन बांध रखी है, उन्होंने स्लेव बना रखा है। तो ऐसे ऐसे इस टेम्पल के अंदर ऐसे सीन्स मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इनके लीडर जो हैं दूसरों को कैदी बना लेते थे हारने के बाद। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई की है, वो भी ये दिखाते हैं कि 3000 BC के आसपास उरुक बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ गया था। इसका साइज़ 250 हेक्टेयर हो गया था, जो कि हड़प्पा का जो मोहनजोदाड़ो सिटी था उससे ऑलमोस्ट डबल है। और काफ़ी सारे विलेजेस के लोगों ने उन विलेजेस को छोड़ दिया था। मतलब ये सबूत इसको मैच कर रहे हैं कि जो हमने पहले पढ़ा कि राजा लोग एनकरेज करते थे कि आप अपने जगह छोड़ के और जो सिटी है हमारा वहाँ पे आके बस जाओ। तो और अब सबूत भी पाए गए हैं कि जब उरुक का साइज़ बढ़ रहा था तो काफ़ी सारे गांव वीरान हो गए थे। इसका मतलब ये है कि वो गांव के लोग आके शहर में बस गए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस वजह से जो इनका जो माइग्रेशन होता था, काफ़ी पॉपुलेशन बड़े भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई थी इसकी वजह से। और उरुक ने अपने चारों तरफ एक डिफेंसिव वॉल भी बना ली थी। बहुत ही अर्ली डेट में उन्होंने ऐसा किया था। तो ये जो उरुक सिटी है, कंटिन्यूसली यहाँ पे लोग रहते थे। ऐसा नहीं है कि बीच में बंजर उजाड़ हो गया। कंटिन्यूसली यहाँ पे 200 BC से लेके 400 AD तक कंटिन्यूसली यहाँ पे लोग रहते थे। और इसका जो साइज़ है वो 400 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बढ़ गया था। 2800 BCE तक। हेक्टेयर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हेक्टेयर एक लैंड को मेजर करने की एक यूनिट होती है, और एक हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकर्स ऑफ लैंड होती है। 2.5 एकर्स। जो युद्ध में किसी को इन्होंने हराया था, उनके लोगों को ये जो अपने कैदी बना के लाए थे उनसे ये काम करवाते थे। यहाँ का एक ये कॉमन फिनोमिना था। और यहाँ के जो लोकल लोग होते थे उनसे भी ये काम करवाते थे। जो एग्रीकल्चरल टैक्स है वो तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता था जितना ये लेबर वाला टैक्स होता था कंपलसरी। जिनसे ये काम करवाते थे उनको राशन वगैरह देते थे खाने पीने के लिए। और यहाँ पे ये अनुमान लगाया जाता है कि उर का जो टेम्पल था उसको बनाने के लिए 1500 आदमियों ने काम किया 4 साल तक, और एवरीडे वो 10 घंटे काम करते थे। तो इस टेम्पल को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम उन्होंने लिया। मतलब भारी मात्रा में वर्कर्स को वो एम्प्लॉय करते थे। प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की थी। इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी 3000 BC आते आते। इन्होंने ब्रिक के कॉलम्स बनाने सीख लिए थे, क्योंकि इनके पास बेचारों के पास हार्डवुड तो होती नहीं थी कि जो रूफ़ को सपोर्ट कर सके। तो इसलिए इन्होंने ये टेक्निक जानी कि हम ईंटों के ही कॉलम्स बना लें। कॉलम का मतलब है जैसे पिलर की तरह ईंटों के बना लिए, वो छत के नीचे लगा दिए तो वो छत सपोर्ट करेंगे रूफ़ को। ऐसे इन्होंने ये ब्रिक कॉलम वाली टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर ली थी। फिर इसके अलावा इन्होंने क्ले कॉन्स भी बनाने शुरू कर दिए थे। ये भी इनके आइडिया आ गया था दिमाग में। क्ले कॉन्स है, मिट्टी के इन्होंने कॉन बनाए, जैसे कॉनिकल शेप के ऐसे बनाए और इनको पका लिया। अब पका के इनको ये दीवारों में फिक्स कर देते थे। दीवार में जगह जगह पे एक रेगुलर इंटरवल के बाद जैसे ऐसे कॉन आ गया। फिर इनको ये डिफरेंट कलर से पेंट कर देते थे। एक को रेड कर दिया, दूसरे को नीला कर दिया, तो दीवार के अंदर ही एक सुंदर सा डिज़ाइन बन जाता था। और ये एक मोज़ेक क्रिएट कर देता था। मोज़ेक होता है कोई भी कलरफुल चीज़ें जब आप एक साथ रख देते हो सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए, उसको मोज़ेक बोल देते हैं। तो इन्होंने जो है ये क्ले कॉन्स बना के और दीवारों में लगा के दीवारों को भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना दिया था।
सील के बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि इनकी सील कैसी होती थी। ये अर्बन जो लाइफ होता था उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट था सील। सील बनाने के लिए सबसे पहले ये एक सिलेंड्रिकल शेप का एक स्टोन लेते थे। सिलेंड्रिकल शेप का एक स्टोन ले लिया, उसके ऊपर एक अच्छा सा क्राफ्ट पर्सन हायर किया, उसके ऊपर इन्होंने डिज़ाइन कार्व कर दिया। जो इनको सील पे बनाना है वो इस सिलेंड्रिकल स्टोन पे बनाएंगे पहले वो डिज़ाइन। फिर इसके बीच में जैसे होल है तो इसमें एक स्टिक डाल दी। तो जिस भी सील के ऊपर डिज़ाइन बनाना है तो उसके डिज़ाइन की एक जैसे क्ले गीली मिट्टी ली और इस सिलेंड्रिकल शेप को इसके ऊपर से घुमा दिया, रोल कर दिया। तो जो इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना है वो इस क्ले टैबलेट के ऊपर भी छप जाएगा। तो इस तरीके से ये इनकी सील्स बनती थी। और सील्स बनाने के लिए बहुत ही स्किल्ड पर्सन को ये अपॉइंट करते थे। और इस कई बार इस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर ये डिज़ाइन के अलावा ये राइटिंग भी लिख देते थे कुछ ना कुछ। तो उसको अगर इस क्ले टैबलेट के ऊपर घुमाएंगे तो वो राइटिंग भी इसके ऊपर छप जाएगी। और इन सील्स को सेफ्टी मार्क और ऑथेंटिसिटी मार्क के रूप में यूज़ किया जाता था। जैसे आपके ट्रेड रिलेशन हैं किसी के साथ, तो आपने अपना माल जो है एक सैक में डाल दिया, सैक का जो माउथ है उसको आपने सुई से स्टिच कर दिया, फिर उसके ऊपर आपने गीली मिट्टी लगाई और उस मिट्टी के ऊपर आपने अपनी सील एक बार ये सिलेंड्रिकल शेप वाली घुमा दी, तो आपका डिज़ाइन उसके ऊपर बन गया। अब आपकी ये जो सैक है जिसमें आपने सामान भरा है ये दूसरे के पास सील के बिना टूटे पहुंच गई, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक है, ओरिजिनल माल इसके अंदर है। तो इस तरीके से ये सील को एक सेफ्टी मार्क के रूप में भी यूज़ करते थे। और जो शहर में रहने वाला जो आदमी होता था उसके जीवन में सील का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था। चलिए लाइफ इन द सिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। शहरों के अंदर जो है रूलिंग एलिट्स उभर के आए। एलिट होते हैं, एलिट का मतलब है कि रिच पीपल हैं, एजुकेटेड हैं, अपर कास्ट पीपल बोल लो उनको, कि हर शहर में एक ऐसा सेक्शन होता है, हर गांव में भी मिल जाएंगे, कुछ लोग बड़े अमीर होते हैं तो वो उसको एलिट बोलते हैं। ठीक है, तो शहरों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर एलिट्स इनके एक ग्रुप उभर के आया जिसके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ होती थी, काफ़ी सारा उनके पास पैसा होता था। जैसे ज्वेलरी है, गोल्ड सोने के बर्तन हैं, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इन्होंने वाइट शेल या लेपिस लजूली लगा के अच्छे डिज़ाइन बना रखे हैं। और कुछ सेरेमोनियल डैगर्स, डैगर होता है खंजर, सोने का खंजर है। ये इनकी जो किंग्स और क्वींस वगैरह की जो बरियल प्लेसेस हैं उर सिटी में, जो इनके ग्रेव्स हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें पाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी अमीर थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा दौलत थी। चलिए अब कॉमन मैन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कॉमन मैन की अगर हम बात करें तो जितने इनके लीगल टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं कि इनके काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते थे, जैसे इनहेरिटेंस को लेके, कि विरासत को लेके, फादर की जो प्रॉपर्टी है किसको मिलेगी। इनकी जो फैमिली होती थी वो न्यूक्लियर फैमिली होती थी। न्यूक्लियर का मतलब है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। फादर फैमिली का हेड होता था। और इनकी जो शादी का जो प्रोसीजर उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता कि उनकी शादी कैसे होती थी, बस इतना पता है कि लड़की जो है एक डिक्लेरेशन करती थी, डिक्लेयर करती थी कि मुझे शादी करनी है। उसके बाद लड़की के पेरेंट्स उसको सहमति दे देते थे, और इस सहमति के बाद जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले लोगों को एक गिफ्ट देते थे, और फिर इनकी शादी होती थी। तो शादी में लड़के और लड़की वाले एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे। फिर शादी के बाद ये सारे इकट्ठे बैठ के खाते थे और मंदिर में जाते थे। मंदिर में भी काफ़ी सारे ऑफरिंग्स ये भगवान को करते थे। और फिर शादी के बाद मदर इन लॉ जब लड़की को लेने आती थी, अपनी बहू को लेने आती थी, ये देखो हमारे यहाँ लड़का लेने जाता है, पर इनकी सोसाइटी में लड़की की सास उसको लेने जाती थी। तो वो लड़की को लेने जाती थी तो उसका फादर उसको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा देता था, लेकिन जो फादर की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, जैसे उसका घर है, उसके पशु हैं, खेत हैं, वो सारे बेटों को ही मिलते थे। बेटी को वो कुछ और देता होगा, ज्वेलरी वगैरह या पैसे वैसे। चलिए लेट अस हैव अ लुक एट उर।
उर को जो एक्सकेवेट किया गया था, ये 1930s में इसकी खुदाई की गई थी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप की इनकी टाउन प्लानिंग थी, क्या इनका जीवन था। एक नंबर की बेकार इनकी टाउन प्लानिंग थी, बिल्कुल पतली पतली सी, बिल्कुल वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, घुमावदार। ऐसे ये गली है, ये जा रही है घूमती, उधर चली गई, ऐसे बिल्कुल, और बिल्कुल नैरो सी, जिसमें इतनी नैरो होती थी कि जो व्हील वाले कार्ट होते हैं, बैलगाड़ी वगैरह होती है, वो जा नहीं सकती। तो इनको अगर कोई भारी चीज़ें अपने घरों तक लेके जानी है तो ये डोंकीज़ को यूज़ करते थे, ग्रेन वगैरह के लिए, लकड़ियाँ वगैरह उसके ऊपर लाद के अपने घरों तक लेके जाते थे। इनके जो हाउसेज हैं उनकी बिल्कुल इरेगुलर शेप है, ऐसे नहीं है कि सारे हाउस स्क्वायर हैं या रेक्टेंगुलर हैं, कैसे भी हाउस मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, इस शेप के मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। तो इनकी कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, मतलब टाउन प्लानिंग जो है इनकी बिल्कुल पुअर थी। कोई भी ऐसे अच्छी क्वालिटी के ड्रेन्स नहीं मिले जैसे मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। इनके ड्रेन्स यूज़ तो करते थे, क्ले पाइप्स यूज़ करते थे, सिर्फ घर के आंगन में अंदर यूज़ करते थे ये। और हाउस जो घर की छत होती थी उसकी स्लोप अंदर की ही तरफ होती थी, जो बारिश का सारा पानी है वो इसको घर के अंदर ही चैनलाइज कर देते थे। फिर इस पानी को जो है ये ड्रेन पाइप की मदद से, जो क्ले पाइप्स थे, एक सम्प में ले जाते थे, जहाँ पे जो कि इनर कोर्टयार्ड में बना होता था, उसमें ये पानी कलेक्ट कर लेते थे। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप जो है सिस्टम करते थे। तो ये जो सिस्टम है, बेचारों ने इतनी मेहनत करी कि छत की स्लोप घर के अंदर की तरफ करी, फिर सारा पानी घर के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे थे? ये शायद इसलिए कर रहे थे कि जो इनकी गलियां होती थी वो बारिश के बाद बिल्कुल स्लशी ना हो जाए, मडी ना हो जाए, क्योंकि इनकी गलियां जो है कच्ची होती थी, इन्होंने उनको पक्का नहीं किया था। और इतने महान थे ये, घर का जितना भी कूड़ा करकट है ये गलियों में फेंक देते थे। इनको ऐसे लगता था कि गलियों में फेंकेंगे तो गली ऊंची रहेंगी, तो गली ऊंची रहेंगी। और फिर धीरे धीरे जब ये गलियां ऊंची हो गई, बारिश आई तो घर नीचा रह गया, तो वो सारी गंदगी घर में घुस जाएगी। उसको रोकने के लिए ये अपने घर की जो दहलीज है, थ्रेशोल्ड होती है, जैसे ये आपका दरवाजा है घर का, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दहलीज बोलते हैं। तो ये अपनी दहलीज को ऊंची कर लेते थे ताकि जब बारिश आए तो गली का जो गंदगी और मिट्टी है वो घर के अंदर ना घुस जाए। इनके घरों की एक खास बात यह है कि इनके विंडोज़ नहीं होती थी। लाइट अंदर, रोशन की जो लाइट है उसको अंदर लाने के लिए ये दरवाजे ही खोल देते थे, और उसी से कोर्टयार्ड में इनके थोड़ी सी सनलाइट आ जाती थी। शायद ये अपनी प्रिवेसी को मेंटेन करके रखना चाहते थे, इसलिए विंडोज़ नहीं लगाते थे। अब इनकी सोसाइटी में काफ़ी सुपरस्टिशंस भी होते थे। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बिल्ली रास्ता अगर काट जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम सुपरस्टिशन बोलते हैं, और इसको हिंदी में अंधविश्वास कहा जाता है। तो इनका ये मानना था कि अगर आपकी घर की दहलीज ऊंची होगी तो इससे आपको दौलत मिलेगी। अगर घर का दरवाज़ा जो है अंदर की तरफ खुलेगा तो ये लक्की होगा आपके लिए। अगर घर का जो मेन वुडन डोर है वो बाहर की तरफ अगर खुलता है तो आपकी एक ऐसी टॉर्चर करने वाली वाइफ आएगी जो आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देगी। जो उर की टाउन सिमेट्री है जहाँ पे ये लोगों को दफनाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रेव्स मिली हैं, रॉयल लोग पीपल की भी हैं और आम आदमियों की भी हैं। लेकिन साथ के साथ कुछ घरों में भी इनके डेड बॉडीज़ दफनाई हुई पाई गई हैं। इसका मतलब ये है ये बड़े फनी लोग थे, और किसी की डेथ होने के बाद उसको अपने घर के अंदर ही दफना लेते थे। बोले भाई बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे ही आपको दफना लेते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इनका जो हाइजीन लेवल था वो ज़्यादा ख़ास नहीं था। आफ्टर 2000 BCE जो रॉयल कैपिटल है मारी की, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुई, काफ़ी ज़्यादा उसने विकास किया, फली फूली। मारी जो है
एक ऐसा सिटी है जो कि यूफ्रेट्स, ये जैसे हम यूफ्रेट्स को ऐसे मान के चले, यूफ्रेट्स नदी है यहाँ पे, ये आपके साउथ वाले पार्ट आ गए, पर ये ऊपर की साइड लोकेटेड है यूफ्रेट्स नदी के तट पे। यहाँ पे कुछ इलाकों में एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे और कुछ लोग यहाँ पे एनिमल रेयरिंग भी करते थे, मतलब पेस्टोलिस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो अपने पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, और फार्मर्स भी यहाँ पे मिल जाते थे। लेकिन इनकी जो ज़्यादा टेरिटरी थी वो पशुओं को, भेड़ और बकरियों को चराने के लिए ही यूज़ की जाती थी। जो हर्डर्स होते थे उनके फार्मर्स के साथ ऐसे रिलेशंस होते थे कि हर्डर्स के पास जैसे चीज़ है, लेदर है, मीट है वो, और फार्मर्स के पास ग्रेन्स हैं, मेटल हैं, टूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते थे। तो इससे ये अंदाज़ा मत लगाना कि बहुत ही इनके मधुर संबंध थे। कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे। जैसे एक शेफर्ड है, वो कहता है कि मेरे को अपनी भेड़ों को नदी में पानी पिलाने के लिए लेके जाना है, लेकिन किसान कहेगा नहीं, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, आप दूर वाले रास्ते से घूम के जाओ। फिर इसको गुस्सा आ गया हर्डर को, इसने अपने एक दिन अपने पशु जो है उसकी फसल के अंदर से ही निकाल के नदी तक ले गया। तो इस वजह से, ऐसी बातों की वजह से इनके झगड़े भी हो जाते थे और झगड़ों के भी एविडेंसेस पाए गए हैं। अब हम जो है ये जो चल रहा है, हम मारी सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने उर और उरुक के बारे में पढ़ा था। मारी एक ऐसा सिटी था जिसकी डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी का कारण था ट्रेड, और ये जो यूफ्रेट्स रिवर है यहाँ से माल आता जाता था, तो ये सबसे टैक्स लेते थे, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अमीर ये किंगडम हो गया था। Throughout history, nomadic communities of western desert filtered into the prosperous agricultural heartland। यहाँ पे क्या होता था, मारी का एक ये भी फिनोमिना था कि जो डेजर्ट वाले इलाकों में से ये जो पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज़ होती थी, नोमैडिक कम्युनिटीज़ होती थी, ये वहाँ पे फिल्टर करती रहती थी, आती रहती थी। और जो शेफर्ड्स हैं, जो गडरिये हैं, वो अपने भेड़ों को लेके आएंगे, बकरियों को लेके आएंगे और इस एरिया में आके सेटल हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। कुछ हर्डर्स के रूप में आए थे पशुओं को लेके, कुछ हार्वेस्ट लेबरर्स के रूप में आए थे, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट को वर्कर्स की ज़रूरत है तो वो इनको हायर कर लेते हैं। कुछ सोल्जर्स भी बन गए आके यहाँ पे, हायर्ड सोल्जर्स के रूप में काम करने लग गए, और वो धीरे धीरे यहीं पे सेटल हो गए और काफ़ी प्रोस्परस हो गए, और उनके अंदर इतनी पावर आ गई कि उन्होंने जो है अपने आप को यहाँ का रूलर बना लिया, अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। ऐसे रूलर्स का एग्जांपल है अकेडियंस, अमोरिट्स, असीरियंस एंड अर्मेनियंस। और ये जो मारी के राजा थे वो अमोरिट्स होते थे, ये मारी वालों की थी। उनकी जो ड्रेस थी वहाँ के कॉमन लोगों से, यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनसे अलग होती थी। आपकी बुक में भी एक साथ में पिक्चर दे रखी है, उसमें आप देख सकते हो, इनकी ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये जो मारी के जो किंग्स थे अमोराइट्स, इनका क्या था, ये जो मेसोपोटामियन गॉड्स थे उनका रिस्पेक्ट करते थे, और यही नहीं, इन्होंने जो एक डैगन गॉड था स्टेपीज का, उसके लिए एक टेम्पल भी इन्होंने मारी में बनवाया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मेसोपोटामियन सोसाइटी है वो सबके लिए खुली थी, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके मिक्सअप हो जाते थे, और यही इसकी जिंदा दिली का राज था कि तरह तरह के लोग यहाँ पे आके सेटल हो जाते थे। तो इससे इसमें थोड़ा सा खुश मिजाजी और रंग बिरंगी दुनिया होती थी। लेकिन जो मारी के जो राजा थे इनको काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता था। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, सबके ऊपर नज़र रखना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता था कि ये तरह तरह के जो हर्ड्समैन हैं वो किंगडम में घूमते रहते थे, पेस्टोरिस्ट पीपल थे, दूर दूर से आते थे, और कई बार वो रेड भी डाल देते थे। और इस बात का सबूत मिलता है कि एक ऑफिसर का लेटर है, जैसे उसने राजा को लिखा है, वो ये राजा को आगाह कर रहा है कि मैंने रात को देखा है कि हर्डर्स का एक कैंप जो है दूसरे कैंप को फायर सिग्नल दे रहा था, तो हो सकता है वो रेड करने की प्लान कर रहे हो, क्योंकि ये हर्डर जो है रेड कर देते थे, छापा मारते थे और लोगों की फसल वगैरह लूट के ले जाते थे। लेकिन मारी की जो प्रोस्पेरिटी थी वो ट्रेड की वजह से थी, क्योंकि ये
एक अच्छी पोजीशन थी, इधर यूफ्रेट्स के अपस्ट्रीम नदी के ऊपर लोकेटेड था। और यहाँ पे वुड, कॉपर, टीन, ऑयल, वाइन एटसेट्रा इनका ट्रेड होता था इस नदी से। ऊपर से कोई नीचे आ रहा, नीचे से ऊपर जा रहा कार्गो। तो जितना भी मटेरियल यहाँ से होके जा रहा है, जैसे टर्की, सीरिया और लेबनान, इनके साथ जो एक्सचेंज इनके होते थे, तो जितना भी मटेरियल यहाँ से मारी से होकर जाएगा यूफ्रेट्स रिवर से, ये सबसे टैक्स लेंगे 1/10। इनका ऑफिसर जाएगा, कार्गो क्या क्या है इस शिप में उसको, इस बोट के अंदर उसको चेक करेगा, उसके बेसिस पे 1/10 जो है उसका वो टैक्स के रूप में लेंगे। तो इस तरीके से मारी जो है बहुत ज़्यादा प्रोस्परस हो गया था। ग्रेन की जो बोट होती थी वो स्पेशल होती थी, अलग से बोट बनाई होती थी ग्रेन को कैरी करने के लिए। कॉपर यहाँ पे जो है एलेशिया नाम की जगह से आता था, जो कि सिप्रस के आइलैंड से आता था। टीन भी एक ट्रेड का इनका आइटम था, ये टीन का भी जो है ट्रेड करते थे। ब्रोंज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, अगर इनको कोई टूल्स और वेपन्स बनाने हैं उसके लिए। मारी जबकि मिलिट्रीली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिच था, प्रोस्परस था, वो सिर्फ ट्रेड की वजह से था। अब ये एक बॉक्स में दे रखा है, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते बॉक्स वाले सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। इसमें बताया गया है कि जो मारी का राजा था जिमरिलिन, उसका पैलेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसमें पूरी रॉयल फैमिली रहती थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेंटर था और काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता था, जैसे प्रीशियस मेटल्स वगैरह से कुछ बनाते हैं वो सब। और एक नॉर्थ सीरिया का एक माइनर राजा था, वो यहाँ पे इसको विजिट करने आया था, साथ में इंट्रोडक्शन लेटर लेके आया था कि जिमरिलिन का ही कोई एक फ्रेंड था, वो इस नॉर्थ सीरिया वाले राजा को जानता था, मतलब एक कॉमन फ्रेंड आप कह सकते हो। तो उसने इंट्रोडक्शन लेटर दिया कि मैं इस नॉर्थ सीरिया के राजा को जानता हूँ, ये आपका पैलेस देखना चाहता है, आप इसको कृपया इजाज़त दे दें। तो वो इनका मारी वाला पैलेस देखने आया था। तो मारी का पैलेस बहुत ज़्यादा बड़ा था और जब खाना बनता था तो भारी मात्रा में बनाया जाता था हर दिन राजा की मेज के लिए। ऐसा माना जाता है कि राजा काफ़ी लोगों की कंपनी में भोजन करता था। और ये इसके लिए कोर्टयार्ड नंबर 106 आपकी बुक के अंदर मैप दे रखा, उस मैप में देख सकते हैं। तो ये 106 में शायद ये खाना खाते थे और इसका जो फ्लोर है वो वाइट कलर का था। जो पैलेस था, इसका महल था, उसका सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट होता था, वो नॉर्थ वाली साइड में था। काफ़ी सारे अलग अलग रूम जिसमें बने हुए थे। जो फॉरेन डिग्निटरीज होते थे, बाहर से जैसे कोई मिलने आता है राजा से, उनको रिसीव करने के लिए या उसके अपने ही लोगों से मिलने के लिए स्पेशल रूम्स बने होते थे। उनकी दीवारों पे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी होती थी और इतनी सुंदर होती थी कि जो विजिटर्स जो आते थे विजिट करने, वो इसको देख के बिल्कुल सरप्राइज और इम्प्रेस हो जाते थे। इस महल के अंदर टोटल 260 रूम्स थे और 2.4 हेक्टेयर्स के एरिया में ये फैला हुआ था। 2 to 4 हेक्टेयर्स के एरिया में ये फैला हुआ था। एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स, इसमें थोड़ा सा इन्होंने बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने मेसोपोटामियन टाउन्स की खुदाई की है। ये भी एक बॉक्स में दे रखा है। इन्होंने जो खुदाई की उसमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को इस्तेमाल किया है। कि एक एग्जांपल लेते हैं, अबू सलाबिक नाम का एक छोटा सा टाउन था, 10 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था ये, और ये 2500 BCE के आसपास वहाँ पे था। इसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम ही थी। तो इसको कैसे इन्होंने खुदाई की ये बता रहे हैं कि कितनी सावधानी से इनको ये खुदाई करते थे। जैसे इन्होंने पहले आउटलाइन जो वॉल्स थी, पहले उसकी मिट्टी को स्क्रैप किया शॉवल से या किसी दूसरे टूल से। ऐसे ऐसे टूल, इसको शॉवल बोलते हैं। कस्सी भी होती है कि वो कस्सी का ये वाला फ्लैट ऐसे होता है, लेकिन इसका सीधा होता है। फिर जब मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट सी मिट्टी वहाँ से निकलने लग गई, तो ये अलग अलग जो कलर का टेक्सचर्स में जो डिफरेंस आता था और जो ईंटों की जो लाइन दिखाई देती थी या जो गड्ढे वगैरह होते थे या दूसरे फीचर्स होते थे, उसको नोटिस कर लेते थे। और यहाँ पे इन्होंने हज़ारों टन मिट्टी जो है उसको छलनी से छाना। जो छलनी होती है, सीव का मतलब जैसे एक छलनी होती है ना, उसमें काफ़ी सारे छेद होते हैं नीचे, इसमें मिट्टी डाल दी, उसको छानेंगे, मिट्टी नीचे निकल जाएगी, ऊपर कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो रह जाएंगे।
तो ऐसे छान छान के इन्होंने काफ़ी सारे एनिमल्स के और प्लांट्स के रिमेन्स निकाले और पाया इन्होंने यहाँ पे कि काफ़ी सारी एनिमल्स की स्पीशीज़ और प्लांट्स की स्पीशीज़ को डिस्कवर इन्होंने मिट्टी छान के किया। किचन्स को भी आइडेंटिफाई किया गया। अगर कहीं पे इनको जैसे डंग केक्स होते हैं वो जले हुए मिले हैं किसी रूम में, तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर किचन होगी। अगर किसी रूम्स में ऐसे डंग केक्स के एशेज़ नहीं मिले तो उन्होंने ऐसे सोचा कि ये शायद लिविंग रूम था। ऐसा माना जाता है कि जो पिग्स थी, जो सूअर थे, वो भी वहाँ पे फ्रीली सड़कों पे घूमते रहते थे, क्योंकि गली में इनको एक पिग का टिथ जो है खुदाई में मिला था, बोन्स भी इनको मिली थी। पिग बोन जो है इनको बरियल्स के साथ भी मिली है, डेड बॉडीज़ के साथ दफना रखा, कि शायद इनको ऐसा लगता था कि जब यहाँ से जाने के बाद हमारा बंदा जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ पे इसको नरिशमेंट के लिए ये पिग की ज़रूरत होगी, तो इसके मीट को वो खा लेगा। मतलब वो दूसरे जन्म में भी या दूसरे जीवन में भी बिलीव करते थे। इन्होंने जो रूम का फ्लोर होता था उसकी भी बहुत गहन तरीके से जांच पड़ताल की, ये पता लगाने के लिए कि इसकी छत किसी चीज़ से, ये वॉज इट ओपन टू स्काई, या इस रूम के ऊपर इन्होंने छत बना रखी थी किसी भी चीज़ की, लीव्स की या वुडन रूफ है या कैसे भी है। सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर, जो मेसोपोटामियन जो है वहाँ वो दे वैल्यूड सिटी लाइफ। इनका जो लाइफ था वो मल्टीकल्चरल होता था, जैसे हमने डिस्कस किया कि तरह तरह के लोग आके वहाँ पे सेटल हो जाते थे। जब इनके सिटीज़ वॉर्स में बर्बाद हो जाते थे युद्धों में, तो बाद में पोइट्री में उनको याद किया जाता था। यहाँ पे कैसा गिलगमेश एपिक है। एपिक मैंने बताया था महाकाव्य होता है, लंबी सी पोयम। तो गिलगमेश नाम का एक रूलर था, उसके ऊपर है, तो इसलिए इसका नाम गिलगमेश एपिक रख दिया। तो ये 12 टैबलेट्स में पाई गई हैं। 12 टैबलेट्स के ऊपर ये गिलगमेश एपिक लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि गिलगमेश एक बहुत ही ब्रेव और पावरफुल राजा था। उरुक में राज करता था। एनमेकर के कुछ समय बाद ही ये राजा बना था और इसने काफ़ी सारे रूलर्स को हरा दिया था। लेकिन फिर बाद में इसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई, तो ये बहुत सदमे में चला गया था। उसके बाद इसे लगा कि मैं क्यों ना अमरता का, इमोर्टलिटी का सीक्रेट जान लूँ, कि हम कैसे डेथ को अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे अमर हो सकते हैं। तो ये उस अमरता का सीक्रेट जानने के लिए ये जंगलों में चला गया, काफ़ी भटका, लेकिन काफ़ी सालों तक भटकने के बाद भी इसको इमोर्टलिटी का सीक्रेट नहीं मिला और ये फेल होके वापस आ गया। अब इसने सांत्वना ली सिंपली कि वहाँ के जो सिटी वॉल है उसके आसपास ये टहलता रहता था और इस तरीके से इसकी ज़िंदगी जो हीरोइज़म से भरी हुई थी वो उसकी कहानी यहाँ आके ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें ये है कि इसने ये नहीं बोला लास्ट में कि मेरे बाद मेरे बेटे जिएंगे या सब कुछ करेंगे। ये सिंपली अपने आप को संतुष्टि देता था कि मेरे लोगों ने इतना सुंदर शहर बनाया है, उसको देख देख के अपने आप को सांत्वना दे लेता था। ये गिलगमेश एपिक था। द लेगेसी ऑफ राइटिंग, राइटिंग की क्या लेगेसी है, राइटिंग ने हमें क्या क्या दिया है, सब कुछ दिया है। अगर जैसे मेसोपोटामियंस ने मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, या जो भी इन्होंने इनका लाइफ था, जो भी इन्होंने अचीवमेंट्स की थी, अगर राइटिंग ना होती तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। तो हर चीज़ राइटिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। जो ग्रेटेस्ट लेगेसी है इनकी वो टाइम रेकनिंग है, कि जो टाइम के बारे में इन्होंने, टाइम की जो काउंटिंग की थी, टाइम के बारे में जो सोचा, प्लान बनाई, वो सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है। और मैथमेटिक्स में भी इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की थी, उसका भी हमें राइटिंग से पता चलता है। इनकी जो मिली हैं चीज़ें, टैबलेट्स मिली हैं उनके ऊपर। 1800 BC के आसपास की जो टैबलेट्स हैं वो दिखाती हैं कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन करते थे, कैसे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते थे, और कैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, जो आजकल भी मैथ्स में हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये हज़ारों साल पहले ये लोग भी ऐसे करते थे। ये ग्रेट अचीवमेंट आप कह सकते हो। इन्होंने 2 का स्क्वायर रूट निकाल रखा है, जो कि इतना है। हाँ, इसका आंसर निकाला। जो आजकल जो 2 का स्क्वायर रूट आप देख सकते हो, ये सिर्फ थोड़ा सा ही अलग है। इसका मतलब इन्होंने स्क्वायर रूट निकालने का जो फॉर्मूला था इनका, वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट था।
और इनके जो स्टूडेंट्स थे उनको ऐसे ऐसे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती थी कि जैसे एक खेत है, उसमें इतना 1 फिंगर डीप वाटर भरा हुआ है, उसका खेत का ये एरिया है, तो बताओ इसमें कितना पानी भरा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ। इस तरीके के सम जो है ये बच्चों से निकलवाते थे। इन्होंने जो टाइम रेकनिंग वाली बात हमने की थी कि टाइम रेकनिंग इनकी ग्रेट अचीवमेंट है, तो इन्होंने टाइम को कैसे डिवाइड किया था। इन्होंने एक साल इन्वेंट किया, एक साल में इन्होंने 12 महीने लगाए, और ये 12 महीने उन्होंने कैसे निकाले। जो रेवोल्यूशन ऑफ मून है अराउंड द अर्थ, जो चांद धरती के चारों तरफ जो चक्कर काटता है, मतलब 28 दिन में ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने एक साल में 12 महीने काउंट किए। इनकी एक साल में 12 महीने होते थे, और एक मंथ के इनके एक मंथ में 4 वीक्स होते थे, 4 हफ्ते होते थे, और एक दिन में 24 घंटे होते थे, और एक घंटे में 60 मिनट होती थी। इससे आप ये जान सकते हो कि आजकल जो हम फॉलो कर रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो मेसोपोटामियन पीपल उसको फॉलो करते थे, और ये उन्हीं की लेगेसी हमें मिली है। और यही जो टाइम डिविजन्स थे वो अलेक्जेंडर के जो सक्सेसर थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, और फिर वहाँ से ये रोमन वर्ल्ड में एंटर किया, रोमन वर्ल्ड से ये इस्लामिक वर्ल्ड में आया, और फिर ये मेडिवल यूरोप में आया, और आज तक इसको लोग फॉलो करते हैं। जब कभी भी सोलर और लूनर एक्लिप्सिस होते थे, ये उसको ऑब्जर्व करते थे, उनकी अक्रेंस को नोट करते थे, किस साल के किस दिन हुआ, किस महीने में हुआ, कितने बजे हुआ, ये सब भी ये नोट करते थे। और ये स्टार्स की और कॉन्स्टिलेशंस की पोजीशन को भी ये नोट करते थे, ऑब्जर्व करते थे। स्टार्स का आपको पता है, कॉन्स्टिलेशन भी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ऑल दीज अचीवमेंट्स वर पॉसिबल बिकॉज ऑफ राइटिंग। इन्होंने जितना कुछ किया ये राइटिंग की वजह से ही कर पाए, क्योंकि मान लो किसी ने थोड़ा बहुत इन्वेंट कर दिया, तो उसके बाद उसने एक ब्रिक पे वो लिख दिया टैबलेट के ऊपर, तो जो नया स्कॉलर आया उसको ऑलरेडी वो इतनी अचीवमेंट है, उसको पता है, वो आगे उस पर काम कर सकता है। तो ये राइटिंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि इन्होंने इतने ज़्यादा तरक्की की थी। एक जनरेशन के बाद जो एक जनरेशन ने जितना काम किया वो प्रिजर्व्ड है, दूसरी जनरेशन आके उसी पे वर्कआउट करके और आगे डिस्कवरीज कर सकती है। और ये पॉसिबल हुआ स्कूल्स की वजह से भी। ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि कैसे पढ़ा जाता और कैसे इन टैबलेट्स को कॉपी किया जाता है, पुराने ज़माने में जो लिखी गई हैं उनको। यहाँ पे कुछ लड़कों को सिर्फ लिखने और पढ़ने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती थी, उनको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए भी उनको ट्रेन किया जाता था, और कुछ लड़कों को ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे आपके जो पूर्वजों ने जितनी अचीवमेंट की है उसके ऊपर आप आगे कैसे काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और नई अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अभी आपके चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स दे रखा है, एन अर्ली लाइब्रेरी। ये भी इनकी राइटिंग से इनका कितना लगाव था, इसमें ये बताया गया है कि हम ये ना समझें कि आजकल हम लोगों को भी कुछ प्रिजर्व करने का शौक चढ़ा रहता है। पुराने ज़मानों में भी ऐसे लोग थे जिनको राइटिंग और टैबलेट्स ये प्रिजर्व करके जिन्होंने रखवाई थी। आयरन एज की बात है कि जो असीरियंस थे उन्होंने नॉर्थ में अपना एक एम्पायर क्रिएट कर दिया था, और ये इसकी हाइट पे पहुंचा था 720 से लेके 610 BC तक, और ये इजिप्ट तक फैल चुका था, इसका एरिया इसने कंट्रोल कर लिया था। इनकी जो स्टेट की जो इकोनॉमी थी वो प्रीडेटरी थी। प्रीडेटरी का मतलब है ये लोगों से काम करवाते थे, टैक्स लेते थे, वर्कर्स से भी टैक्स लेते थे, आर्टिसन से भी टैक्स लेते थे, ट्रिब्यूट्स लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे, तो इनकी ऐसी इकोनॉमी थी। और जो ग्रेट असीरियन किंग थे वो बेबीलोनिया को ऐसे रिकॉग्नाइज करते थे कि ये बहुत ही हाई लर्निंग का एक सेंटर है। और असुरबेनीपाल जो है यहाँ का लास्ट किंग था, इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, इसकी कैपिटल का नाम है निन्वे। यहाँ पे इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, और काफ़ी सारी टैबलेट्स इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट करवा के इसमें रखवाई थी, डिफरेंट टॉपिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, मैथमेटिक्स की या किसी भी चीज़ की। तो इस काम के लिए इसने अपने स्क्राइब्स को दूर दूर के देशों में भेजा, साउथ में भी भेजा, और वहाँ से इन्होंने जाके कॉपी करी।
इनको ये भी पता था कि बेबीलोनिया वाला जो रीजन है वो फेमस है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है रीडिंग और राइटिंग की स्कूल्स में। और जबकि सुमेरियन लोगों ने बोलनी बंद कर दी थी, लेकिन इसको अब भी वहाँ पे स्कूलों में सिखाया जाता था। इवन इन 650 BCE यूनिफॉर्म टैबलेट्स जो है वो लिखी जाती थी, और वो पढ़ सकते थे एज पर 2000 BC तक की जो टैबलेट्स थी वो उनको वो पढ़ के समझ सकते थे। इंटेलिजिबल का मतलब है वो लोगों के समझ में आ जाती थी, क्योंकि इनको सुमेरियन लैंग्वेज स्कूल में सिखाई जाती थी, जैसे आजकल आपको संस्कृत सिखा दी जाती है 8th स्टैंडर्ड तक। तो फिर इन्होंने जो है काफ़ी सारी कॉपीज़ बनवाई, जैसे ये जो गिलगमेश एपिक था इसकी भी कॉपी बनवाई। और हर जब भी ये कॉपी बनाते थे तो उसके ऊपर ये नाम लिख देते थे कि कौन कॉपी करने वाला है, क्या डेट है, किसने ये करवाई है। और कुछ टैबलेट्स के एंड में ये लिखा होता था असुरबेनीपाल के नाम से कि मैं असुरबेनीपाल, मुझे भगवान ने अपॉइंट किया, आई एम किंग ऑफ यूनिवर्स, और मैं असीरिया का किंग हूँ, और भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं जो है इन टैबलेट्स को प्रिजर्व करूँ और अपने जो कैपिटल में अपना गॉड है नबू उसको ये डेडिकेट ये लाइब्रेरी में करूं। और इससे जो है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जीवन की में भलाई हो और मेरी सोल की भी वेलबीइंग हो, कि मतलब ये बहुत ही नेक काम है, इसको अगर मैं करूँगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और इसकी वजह से मेरा जो थ्रोन है उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैटलॉगिंग भी करते थे ये, जैसे कितनी सारी आपने टैबलेट्स उसमें लिख के और एक बास्केट में रख दी हैं, उसके साथ ऊपर ये भी लिखा मिलेगा एक टैबलेट पे कि इस बास्केट के अंदर इतनी टैबलेट्स हैं और ये इनका टॉपिक है। एग्जॉर्सिज्म तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जॉर्सिज्म होता है जैसे भूत प्रेत भगाने की कला होती है, उसको बोलते हैं एग्जॉर्सिज्म। तो जैसे ये इसको कैटलॉगिंग बोलते हैं कि आपने एक बास्केट में 20 टैबलेट रखी हैं और उनका टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी, इसके ऊपर ही एक टैबलेट रखेंगे जिस पे लिखा मिलेगा कि इसमें 20 टैबलेट हैं, एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट है, फलाने बंदे ने इनको कॉपी किया है। इस तरीके से कैटलॉग करके इसने लाइब्रेरी में अच्छे से रखवाई। जो असुरबेनीपाल की जो लाइब्रेरी है उसमें 1000 टेक्स्ट्स हैं और इन टेक्स्ट में 30,000 टैबलेट्स हैं। अब ये बात भी समझ लेना कि इतने टेक्स्ट में 30,000 टैबलेट कैसे होगी। जैसा कि हमने बताया था कि जो गिलगमेश एपिक है वो भी एक टेक्स्ट मान लो, तो वो 12 टैबलेट्स पे लिखा गया है। तो ऐसे ही जो 1000 बुक्स है ना उनके लिए 30,000 टैबलेट्स यूज़ की गई हैं। मतलब किसी में 100 टैबलेट हैं एक बुक की, दूसरी बुक की 200 टैबलेट भी हो सकती है। जैसे हमारी बुक्स के पेजेस होते हैं, इनकी बुक्स नहीं होती थी, इनकी टैबलेट्स होती थी, टैबलेट पे ही ये लोग लिखते थे। तो इसलिए एक एक टेक्स्ट है उसमें कई कई टैबलेट यूज़ करते थे ये लोग। फिर एक और बॉक्स में लास्ट में ये दे रखा है कि एक ऐसा राजा था जिसको हम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट मान सकते हैं, द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिस्ट मान सकते हैं, जिसको आर्कियोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट थी। इसमें लिखा कि जो सदरन मार्शिज का एक बंदा था उसका नाम था नेबोपोलासर, उसने बेबीलोनिया को असीरिया के कंट्रोल से मुक्त करवाया 625 BC में। और उसके जो सक्सेसर्स हैं वो भी बड़े ब्रेव पावरफुल थे, उन्होंने उसकी टेरिटरीज़ को और एक्सपेंड किया और काफ़ी सारे बेबीलोन के अंदर बिल्डिंग वगैरह बनवाई, टेम्पल्स वगैरह बनवाए। और ये सब बनवा के फ्रॉम दैट टाइम इवन आफ्टर द अकेमेनिड्स ऑफ ईरान कॉन्कर्ड बेबीलोन इन 1539, कि ईरान वालों ने जो है बेबीलोन को 539 BC में जीत लिया था। एंड अंटिल 331 BCE व्हेन अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड बेबीलोन, बेबीलोन वाज द प्रीमियर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि चाहे इसको कभी ईरान वालों ने जीता है, कभी अलेक्जेंडर के कंट्रोल में आ गया, पर ये जो बेबीलोन है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी था पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट वॉज इन मोर देन 850 हेक्टेयर्स विद ट्रिपल वॉल, 3 दीवार इसके चारों तरफ निकाली हुई थी। बड़े बड़े इसमें पैलेसेस बने हुए थे, टेम्पल्स बने हुए थे। ये एक जिगुरेट बना हुआ था, स्टेप्ड टावर जिसको बोलते हैं। और इसका एक प्रोसेशनल वे होता था जो कि रिचुअल सेंटर तक लेके जाता था। एक लंबा सा रास्ता बना हुआ, बिल्कुल लंबा सा, जो आपको लेके जाएगा रिचुअल सेंटर तक।
इसके जो ट्रेडिंग हाउसेस थे, मतलब इसके जो व्यापारी थे वो बहुत ही अमीर थे और इन दूर दूर तक ये व्यापार करते थे, बेबीलोनिया के जो व्यापारी थे। और इसमें काफ़ी इंटेलिजेंट मैथमेटिशियंस भी होते थे, काफ़ी स्कॉलर्स थे, वो एस्ट्रोनॉमर्स थे और इन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की थी। ये सब बेबीलोनिया के ही लोग थे। नेबोनिडस यहाँ का लास्ट रूलर था इंडिपेंडेंट बेबीलोन का, नेबोनिडस। और ये जो नेबोनिडस है यही वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट माना जाता है। ये कहता है कि उर का गॉड मेरे सपने में आया और मेरे को ऑर्डर दिया कि जो साउथ में एक टेंपल है उसमें आप एक प्रिस्टेस को अपॉइंट करो, पुजारिन को अपॉइंट करो, क्योंकि ये वहाँ का कल्चर था। और लेकिन अब बहुत सालों से किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया और कोई भी प्रिस्टेस वहाँ पे नहीं है। फिर इसको लगा कि भगवान ने मुझे सपने में आके बोला है तो मैं ये काम करूँगा, पर इसको कोई आइडिया नहीं था प्रिस्टेस होती है, उसकी कैसी ड्रेस होती है, कैसी ज्वेलरी होती है। फिर इसने बहुत इसके बारे में सोचा और फिर इसको एक स्टील मिला। स्टील होता है एक पीस ऑफ स्टोन है, जैसे उसके ऊपर कुछ कुछ कार्व कर रखा है। तो इसे एक ऐसा पीस ऑफ स्टोन मिला जिसके ऊपर एक पुजारिन का फोटो इसको मिला, पुजारिन को कार्व करके रखा हुआ था। उससे इसको पता चला ये काफ़ी पुराने टाइम का था, 1150 BCE का था ये स्टील। और इस पे इसने देखा कि एक प्रिस्टेस की इमेज कार्व करके रखी हुई है। इसको अब आइडिया मिल गया कि कैसी ड्रेस उसकी थी, कैसी ज्वेलरी पुजारिन पहनती है। तो फिर इसने अपनी खुद की बेटी को पुजारिन बना के और उसको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। दूसरा इसका ओकेजन है जिसमें हम इसको एक अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि नेबोनिडस के बंदे इसके पास एक ब्रोकन स्टैचू लेके आए जिसके ऊपर नाम लिखा था सारगोन, किंग ऑफ अक्कड़। उसका स्टैचू था। इसने ही सुना था कभी भी कि एक सारगोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल राजा होता था। तो इसे लगा कि मेरे को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और मेरे को ये जो स्टैचू है सारगोन का, इसको रिपेयर करना चाहिए। तो फिर लगा कि क्योंकि मैं भगवान की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं राजा किंगशिप की रिस्पेक्ट करता हूँ तो इसलिए मैं इसको रिपेयर करवाऊँगा। तो फिर इसलिए इसने अच्छे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को बुलाया और उनको ऑर्डर दिया कि इसका जो हेड है जिसमें क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं, डिस्टॉर्ट हो गया, इसको रिप्लेस किया जाए। तो उसको इसने रिप्लेस करवाया। तो इस बेसिस पे कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो राजा था नेबोनिडस ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट इसको हम कह सकते हैं। फिर जब मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं एंड में आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक्टिविटी को ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी बनाई है चैप्टर के बेसिस पे, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए जब आपके सामने जैसे वीडियो चल रहा है तो इसमें आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे और इसके क्लिक करते ही नीचे ऐसे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, इसमें ये लिंक्स मिलेंगे। इन लिंक पे आप किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने ऐसा एक सीन खुलेगा। उसमें आप ये जो प्ले है, प्ले के ऊपर क्लिक करोगे, फिर से ही आपको एक बार बोलेगा कि प्ले पे क्लिक करो, फिर से कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटी आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी। MCQs हो सकते हैं इसमें, आप उसको क्लिक कर सकते हो। इसको जूम आउट करना है तो आप इस पर क्लिक करना, ये एक्टिविटी बड़ी होके आपके सामने चलने लग जाएगी। और कई बार जो क्रॉसवर्ड पजल टाइप एक्टिविटी है तो आप उसको भी खेल सकते हैं। आप उसमें चैप्टर से में जो नेम्स और टर्म्स आई हैं आप उनको उसमें सर्च कर सकते हैं। उसके आप फिंगर अपनी घुमाओगे किसी वर्ड के ऊपर तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये इंजॉयबल होती है, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी हेल्प करेगी। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मे गॉड bless you. Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.